It's live. नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। ओम श्री धन्वंतरे नमः। भगवान धन्वंतरी जी के आशीर्वाद के साथ मैं डॉक्टर प्रतिभा पांडे आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय वैद्य मित्रम वेबिनार श्रृंखला के 7वें दिन बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने समस्त गुरुजनों का प्रणाम करना चाहती हूँ एवं उनकी आज्ञा से ही आगे बढ़ना चाहूंगी, जिनके बिना हम कुछ भी नहीं है। वाव एसोसिएशन एवं अर्पण आयुर्वेदा, जितना सुंदर नाम उतना सुंदर काम। उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। आपकी सहायता से ही हमारा यह कार्यक्रम इतनी सुगमता से हो पा रहा है। आप सभी श्रोतागणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी ने पिछले 6 दिनों में हमें बहुत ही सम्मान और प्रेम दिया है। After six blockbusters back-to-back episodes of International Vedyamitram webinar series, here we are on the 7th day. The Vedyamitram not only focus on the physical health challenges but also the mental health challenges. Our target participants are the general practitioners who are trying very hard to make their name in the field of Ayurveda. मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आयुर्वेद का नाम लें और पंचकर्म का नाम न लें, ऐसा नहीं हो सकता। अब इन 6 दिनों में आपने हमारे विभिन्न विशेषज्ञों को सुना, जिन्होंने आपके सामने आकर आपसे अपने अनुभव साझा करे। आज हमारे साथ ऐसे 2 महान वैद्य जुड़ने जा रहे हैं जो पंचकर्म से रिलेटेड आपको अपने अनुभव साझा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। वैद्य मित्रम के 450 रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब हम वैद्य मित्रम के रजिस्ट्रेशन स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वैद्य मित्रम जूनियर भी आ रहा है। वैसे तो हम लोगों ने ये प्लान करा था कि 24 तक ही हम ये 7 दिन का प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है कि हम अगले हफ्ते भी यह कार्यक्रम ऐसे ही लेकर चलेंगे। अगले हफ्ते हम गायनी एवं एनोरेक्टल इश्यूज को लेकर आपके साथ आएंगे। अब जिस वैद्य मित्रम जूनियर की मैं बात कर रही थी, उसके बारे में आपको बताती हूँ। वैद्य मित्रम जूनियर ये एक्सक्लूसिवली बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एवं पीजी स्टूडेंट्स के लिए होगा, और वो सारे डॉक्टर्स जो हमसे बहुत ज्यादा, एक तरीके से उनकी बहुत ख्वाहिश है ऐसी, वो हमारे पास बहुत डिमांड्स आ रही हैं कि रिसर्च वर्क से रिलेटेड भी हमें कुछ श्रृंखला में अपने शामिल करना चाहिए, और आप हमसे कुछ मांगे और हम नहीं दें, ये तो हो नहीं सकता। वैद्य मित्रम परिवार हमेशा आपके साथ है। चलिए, अब आपके इंतजार को खत्म करते हुए मैं आयुर्वेद जगत के 2 अद्भुत मणियों के बारे में आपको बताती हूँ। डॉक्टर गौरव वर्मा एवं डॉक्टर दिनेश कर्मा, जो आज इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े वैद्य आज हमारे साथ यह मंच साझा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय डॉक्टर गौरव वर्मा जी से करवाना चाहूंगी। आप पंचकर्म विशेषज्ञ हैं। आपने बैंगलोर से बीएमएस की डिग्री प्राप्त करी है। आप आरएवी न्यू दिल्ली से पंचकर्म का शिक्षण प्राप्त करा है। आपको 2018 में बंधयत्व पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आपको 2018 में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज है। आप एसीएपी ग्रुप के को फाउंडर हैं। आप मेंबर ऑफ प्रभा आयुर्वेद फाउंडेशन महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। आप संजीवनी आयुर्वेद होशंगाबाद एवं धन्वंतरी आयुर्वेद केंद्र धार में आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के रूप में भी रहे हैं। आपका मोनोग्राफ रिसर्च वर्क इनफर्टिलिटी ल्यूकोडर्मा में आपने रिसर्च किया हुआ है। आपका स्पेशल रिसर्च स्किन डिजीजेस में है। आप देख रहे हैं आज आपके सामने कितने बड़े वक्ता जुड़ने को जा रहे हैं। अब मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी हमारे दूसरे वक्ता से, डॉक्टर दिनेश कर्मा जी। डॉक्टर दिनेश कर्मा जी शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर से इन्होंने बीएमएस की डिग्री प्राप्त करी है। इन्होंने ये धन्वंतरी आयुर्वेद एवं पंचकर्मा चिकित्सा केंद्र धार, आयुर्उदय हेल्थ केयर फार्मा इंदौर, आयुर्वेद गुरुकुलम में डायरेक्टर के पद पर स्थापित हैं। आप परम आदरणीय गुरुदेव नाना जोशी जी से आपने पंचकर्म का शिक्षण प्राप्त करा है। वैद्य सोमेंद्र मिश्रा सर, वैद्य रामदास अवहार सर, वैद्य तपन कुमार सर, वैद्य गौरव वर्मा सर से आपने पंचकर्म का शिक्षण प्राप्त करा है। आपने शिरोधारा संयुक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज है। आप इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज है। आपको चरक पुरस्कार
ग्राम गौरव सम्मान, आयुर्वेद प्रभाकर पुरस्कार, भारतीय विकास परिषद द्वारा चिकित्सा सेवा के लिए भी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। मैं तो धन्य ही हो गई, मेरे साथ इतने बड़े वैद्य आज जुड़ने जा रहे हैं। चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अब इस मंच पर आप दोनों वैद्यों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और आगे के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा जी। आपने आपके बहुत ओजस्वी वाणी से जो उद्बोधन सुनने को मिला है, आयुर्वेद का फ्यूचर इतना अच्छा है, सुनकर और देखकर काफी संतुष्टि हुई। इस वैद्य मित्रम वेब सीरीज के 7वें दिन आप सभी श्रोताओं का मैं फिर से स्वागत करता हूँ और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले अर्पण आयुर्वेद छिंदवाड़ा और वाउ संगठन भोपाल का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर बोलने के लिए मौका दिया। मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि मुझे वात पित्त कफ का प्रथम परिचय कराने वाले मेरे परम आदरणीय गुरु डॉक्टर एपीएस चौहान सर भी इसी जूम रूम में मेरे साथ उपस्थित हैं। साथ में ही डॉक्टर बबीता शर्मा मैम, डॉक्टर प्राची मैम, डॉक्टर नीरज सर, मेरे सभी सीनियर्स गुरु और मित्र मेरे साथ में हैं। डॉक्टर गौरव वर्मा सर के साथ आज जुगलबंदी के रूप में ऐसा एक विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरे लिए और भी ज्यादा गौरव का विषय है कि डॉक्टर गौरव सर मेरे साथ में जुगलबंदी के लिए उपस्थित है। वो मेरे मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं। उन्होंने हर जगह पर मुझे हाथ पकड़कर चिकित्सा करना सिखाया है। इससे आज का जो विषय है हमारा, वो जो जनरल ओपीडी में हमारे सामने कंप्लेंट्स आती है, उनको शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा से हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, या ऐसा कहें कि जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी दूसरी विधा में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आयुर्वेद के सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ कैसे जोड़ा जाए। तो ऐसे दो विषयों को लेकर हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। डॉक्टर गौरव सर, आपका भी स्वागत है। आशीष जी, आप स्लाइड चलाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। प्रणाम गौरव सर। हेलो गौरव सर प्रणाम। जी सर साथ में शुरू कर रहे हैं और देखिए पहले इस और हम लोग आज आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये अफेक्टिव और इफेक्टिव स्लाइड बच्चे के हाथ में खिलौना और क्या माजरा है सर? बिल्कुल 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 दिनेश जी, मैं आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न करा है, लेकिन पहले कॉल आने की वजह से मैं सुन नहीं पाया था, माफी चाहूंगा। सबसे पहले वाव और अर्पण आयुर्वेद ग्रुप को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद, और जितने भी समस्त वरिष्ठ जन है यहाँ पे, वैद्य जन है, उनको सादर चरण स्पर्श, और मित्रवत वैद्यगणों को स्नेह। जैसा कि आपने पूछा, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें दो प्रकार से स्लाइड डिवाइडेड है, एक में अफेक्टिव ट्रीटमेंट है और एक में इफेक्टिव ट्रीटमेंट। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारा विषय है कि आयुर्वेद अपनाना क्यों जरूरी है और आयुर्वेद में जनरल प्रैक्टिस और समसमन औषधियों का समावेश करना क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जब हम एक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो जो हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है रुग्ण के प्रति, वो है कि हम एक ऐसा उन्हें चिकित्सा प्रारूप दें जिसमें कि वो खुश हो पाए, उन्हें खुशी मिल पाए। जैसा कि आप अफेक्टिव स्लाइड में देख पा रहे हैं कि वो एक आदमी ने वो छोटे से बच्चे से खिलौना छुड़ा लिया है और उसकी खुशियां एक हिसाब से छीन ली है और दुखी है। और दूसरी जगह हम देख पा रहे हैं कि वापस उसे खिलौना दिया गया, जो कि हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, और खुशियां दी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज के हमारे इस जो हमारा विषय है, इससे हम हमारे नए जितने भी वैद्य श्रोतागण जुड़े हुए हैं, उन्हें हम आयुर्वेद के इफेक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ जोड़ें, जो कि सबसे ज्यादा आज के समाज में जरूरी है। बहुत सही बात है।
बहुत सही बात बताई सर आपने। आशीष जी, नेक्स्ट स्लाइड। आशीष जी हाँ, नेक्स्ट इमोजी वाली स्लाइड, इसके पहले वाली। इसके बाद, हाँ ये धन्वंतरी भगवान वाली। हाँ जी, भगवान धन्वंतरी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। बट यहाँ पर जो इमोजी है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है सर, ये क्या माजरा है? शंख को अलग से आपने शो किया है, इसके बारे में बताएं। दिनेश जी, जैसा आपने पहले स्लाइड में देखा कि हमने आयुर्वेद विषय क्यों जरूरी है इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, वो हाँ जी, समझाया। बिल्कुल और अभी सेकंड स्लाइड में क्योंकि जैसे कि मेरे को आयुर्वेद में कार्य करते हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, बिल्कुल। तो इन 10 वर्षों में जब से आयुर्वेद से जुड़ा हूँ, तो एक हमेशा प्रश्न लक्षित होता रहा है मन में कि जो हमारे पूज्यवर हैं भगवान धन्वंतरी प्रथम स्मरणीय जो हैं, हम्म, उनको जब हम देखते हैं तो उनके 4 हस्तों में हमें सबसे प्रथम हस्त में, दक्षिण हस्त में शंख दिखता है, फिर आयुर्वेद ग्रंथ, अमृत कलश और औषधियां। तो बिल्कुल। अमृत कलश, औषधियां और आयुर्वेद ग्रंथ की उपयोगिता तो हर वैद्य समझ सकता है कि इनकी क्या उपयोगिता है एक आयुर्वेद वैद्य के लिए। लेकिन बिल्कुल। जब भी मैं और शंख की तरफ मेरा ध्यान केंद्रित होता है तो मैं कई बार पहले समझ नहीं पाता था कि शंख का यहाँ पे क्या काम है। 10 बिल्कुल। वर्षों के व्यवसाय में जो स्ट्रगल महसूस करी और जो चीजें सामने आई, तो चाहते हैं कि वो श्रोतागण और जो हमारे नए वैद्य हैं, जो हमारे अनुज हैं, वो इस चीज का सामना नहीं करें। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी धन्वंतरी भगवान का ये शंख ही है। जब भगवान अरे ब्रह्मा ने शायद धन्वंतरी भगवान को आदेश दिया होगा कि जाओ और आप पृथ्वी पर चिकित्सक सेवा प्रदान करो, तो उन्हें सबसे पहली आज्ञा दी होगी कि आपको शंख नाद करना है, क्योंकि बिना नाद के आप समाज में ये बता नहीं सकते कि आप कहाँ पे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं और आप कौन हैं। तो अरे संघ वाह। का आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि आप देखें, हम लोग अब समझ ही चुके हैं क्योंकि आप भी व्यवसाय से जुड़े हैं पिछले 10 वर्षों से, तो बिल्कुल संघ सर। नाद कितना जरूरी है। बिल्कुल। आज 21वीं सदी में नए वैद्यों से हम कहना चाहेंगे कि जो शंखनाद है उसको आपको सोशल एक्टिविटी, क्लिनिकल एक्टिविटी, मीडिया मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये 4 पिलर्स पे अपने आप को वर्क करके, और सबसे पहली जो जरूरत है वो ये 4 पे आपको वर्क करना है, और फिर आपको प्रैक्टिस में इनिशिएट होना है। बिल्कुल। अगर क्लिनिकल एक्टिविटी देखें तो बहुत अच्छा उदाहरण हमारे बीच में से हमारे एक चिकित्सक हैं वैद्य संदीप राणे, जिनका क्लिनिक वाकई में देखने लायक है, बिल्कुल सर। उससे बूस्ट अप हो सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर एक इवेंट को कैसे बूस्ट अप करना है अगर ये देखना चाहते हैं, तो आप सुहास यादव, हमारे ग्रुप के महर्षि काश्यप अगर हम कहें तो, उनका बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि स्वर्ण प्राशन जैसे इवेंट को उन्होंने कैसे प्रमोट करा। बिल्कुल। अगर आप सोशल एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो जो मेरे साथी वैद्य हैं, वैद्य दिनेश कर्मा, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन सोशल एक्टिविटी के लिए शायद कोई दे पाए। धार का ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, या धार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, पॉलिटिकल हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो वैद्य दिनेश कर्मा को लोकल में नहीं जानते। तो इस तरीके से हमें अपने आप को प्रमोट करना है। क्लिनिकल एक्टिविटी, समय समय पे सेमिनार, फ्री कैंप्स, जगह जगह पे जाके कैंप्स लगाना। बिल्कुल। अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जब आप एज ए फिजिशियन क्लिनिक में बैठ रहे हैं तो आप एक इम्पैक्ट पुट करें। इसके बिल्कुल। लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर अपडेटेड रहें। और आज हमारा जो ये सेशन है, हम चाहेंगे और शायद हम ये अपेक्षा पूर्ण कर पाए आपकी इस सेशन के द्वारा। तो ये इमोजी का शंख आप शायद दिनेश भाई समझ गए हो कि ये नहीं, शंख का बिल्कुल क्या सर। काम है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ और सर, और आप देखेंगे कि ये जो आपने तीनों वैद्यों के नाम लिए हैं, अ, सुहास जी, संदीप भाई और मुझे भी आपने नाम लिया है, तो हम तीनों आपके अनुज के रूप में ही, और ये तीनों जो चीजें आपने बताई आप अपने जीवन में उतारते हैं, हम लोग आपको देख देख के सीख रहे हैं, प्रैक्टिस में आ रहे हैं। आपके समय समय पर आपके जो आर्टिकल्स देश के नेशनल न्यूज चैनल्स पे और न्यूज पेपर्स में आते रहते हैं, और आप इवेंट्स भी काफी अच्छे करते हैं। स्वर्ण प्राशन इवेंट में समझता हूँ सबसे पहले आपने शुरू किया था, और उसके लिए भी आपने जो फाइल वगैरह बनाया था उस जिसको हम लोगों ने सभी ने कॉपी किया है। तो ये जरूर आपने शंखनाद के साथ में ही प्रारंभ किया है क्लिनिक का। और जैसे कि हम लोग के गुरुजी डॉक्टर रामदास अवार्ड सर भी बताते हैं, और आपने भी कई बार जिक्र किया है इस बात का, कि बिल्कुल डे फर्स्ट से जब से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करें तब से हम लोग को वेटिंग में नहीं बैठना पड़ा कि वेट करना है पेशेंट का। और यही हम लोगों ने देखा भी है कि आप डे फर्स्ट से आपके यहाँ पे पेशेंट रहे, और आपके जैसे हम लोगों के पास भी पेशेंट रहे। तो बिल्कुल शंखनाद परम आवश्यक है। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा सर, इसमें भी आपने 4 चीज़ें, 4 अलग-अलग फीचर शो किए हैं, आपसे समझना चाहते हैं कि ये क्या है? बिल्कुल दिनेश भाई, जैसा कि आपने देखा कि अगर व्यक्ति शंखनाद कर ले तो हाँ उसके जी, बाद शंखनाद करने के लिए एक कारण बहुत जरूरी है। जब तक कारण नहीं मिलेगा तो व्यक्ति शंखनाद या कोई भी कार्य का इनिशिएट नहीं कर सकता। बिल्कुल, जब हम इनिशिएट करने की बात आते हैं तो जैसे कि हम साथी वैद्यों को यहाँ पे प्रोत्साहित कर रहे हैं आयुर्वेद अपनी गंगा में आने को, तो उनको कारण देना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि बिल्कुल, आप देख रहे हैं सभी वैद्य कि जो स्लाइड में पहला कॉर्नर है, राइट कॉर्नर, वहां पे ग्रीन एप्पल बना है। ये ग्रीन एप्पल आयुर्वेद को सिग्निफाई करता है कि बिल्कुल, आज के इस समय में 21st और सोने पे सुहागा कोरोना के पोस्ट कोरोना व्यक्ति बिल्कुल, बहुत ज्यादा आयुर्वेद से जुड़ना चाह रहा है। बिल्कुल, आयुर्वेदा ही उसको एक मेन इफेक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के जैसा अभी नजर आ रहा है पूरे विश्व को। तो क्योंकि इंडिया ओरिजिन है आयुर्वेद का, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें को इनिशिएट लेना जरूरी है, और इनिशिएट में हमें ये जो वैद्य सुन रहे हैं इनका होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप अगली स्लाइड देखें तो एक रुग्ण वहां पे टेबलेट लेके बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि ये मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, ये मेरे को बिल्कुल, फायदा करेगी ज्यादा कि नुकसान भी कर सकती है साथ में, कहीं इसका कोई और दुष्प्रभाव तो नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरे को ठीक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ऐसे काफी सारे प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में एक रुग्ण के मन में रहते हैं। बिल्कुल, तीसरा, डांसिंग वायरस, जैसा कि अभी पूरी विश्व नतमस्तक है कोरोना के सामने। कोरोना बिल्कुल, ने इतने बड़ी साइंस को मौका ही नहीं दिया है कि मतलब कुछ सोच पाए, और उसके पहले उसने अपना पूरा जो प्रकोप ढाना था वो शायद ढा दिया है। तो आज बिल्कुल सही, सिर्फ कोरोना नहीं, हम लोग देखते हैं कि काफी सारे रोगों में आजकल जो ये दवाइयां हैं वो अपना प्रभावी एक्शन जो अपन कहना चाहिए वैसा नहीं दिखा पा रही हैं। तो एक ये सबसे बड़ा कारण है हमें आयुर्वेद में फिर से आने का, क्योंकि आयुर्वेद की जितनी औषधियां हैं वो अपने आप में शाश्वत हैं। त्रिफला 5,000 साल पहले भी पेट साफ करता था, आज भी कर रहा है, हालांकि और भी उसके कई गुण हैं। मुख्य गुण को अगर अपन देखें तो अभी भी कर रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि 5 साल बाद त्रिफला का गुण बदला जाएगा। तो सबसे ज्यादा बिल्कुल, जरूरी है ऐसी औषधियों का चयन जिनके सामने बैक्टीरिया और वायरस नतमस्तक है। बिल्कुल, चौथा सबसे बड़ा कारण है दिनेश भाई कि जो ये मार्ग है रोगों का, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम बिल्कुल, जब से देख रहे हैं ऐसा एक भी रोग नहीं आया जिसको हमने ठीक करा हो या मात करी हो, चाहे वायरस डिसीज हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे मेटाबॉलिक हो। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन जितना हम अपडेट हो रहे हैं, ये भी अपडेट होके अपने सामने खड़े हैं। बिल्कुल सर, नए-नए वर्ज़न आ रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आप एक योद्धा की तरह लगे हैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस में, जीपी में, और इतने अच्छे आप रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो मैं आगे की स्लाइड्स को बढ़ाते हुए यही अपन सब कहना चाह रहे हैं कि इन कारणों को देखते हुए हमें क्यों जुड़ना है आयुर्वेद में। बिल्कुल सर। नेक्स्ट स्लाइड आशीष जी। नहीं नहीं, बैक बैक जाइए आशीष जी। इसके भी पहले। बिल्कुल, ये भी एक जैसे कि पिछली स्लाइड भी रहस्यमय थी। जो गिरगिट वाली आशीष जी वही लगाइए, इसके बाद। हाँ जी। तो ये जैसे स्लाइड में अंकल खड़े हैं मुँह खोले, कहना क्या चाहते हैं आप? तो मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ कि स्लाइड के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, ये स्लाइड के बारे में अपन बात करें, थ्री इडियट का क्या कहना चाहते हो, बहुत बढ़िया डायलॉग था ये, मतलब स्ट्राइकिंग डायलॉग था। मेरे को ऐसे पिक्स बहुत सही लगते हैं जो आपके माइंड को स्ट्राइक कर। बिल्कुल, तो जब हम कारण दे चुके हैं तो अभी हमें इनको दिशा निर्देश भी करना पड़ेगा कि आप कैसे अडाप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम सभी एमपी से हैं, जितने भी लोग शायद वेबिनार में हैं मुख्यतः, तो वो सभी इस जानवर को लोकल नाम गिरगिट से जानते हैं। बिल्कुल, ये प्राणी एक सबसे ज्यादा आपको सीख देता है कि आपको चीजों को अडाप्ट कैसे करना है, ये कितने जल्दी अपने आप को वातावरण में अडाप्ट करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अभी है तो वो है गिरगिट या कैमेलियन। बिल्कुल, तो अब अडाप्ट कैसे करना है ये हम आगे देखेंगे। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप नेक्स्ट स्लाइड को लें और लोगों को आगे मार्गदर्शित करें। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अगली स्लाइड आशीष जी। तो जैसा कि मित्रों हमारा सब्जेक्ट है कि ओपीडी में आने वाली समस्याएँ और उनका शमन और उनका पंचकर्म द्वारा चिकित्सा, और वो भी ओपीडी में पंचकर्म द्वारा चिकित्सा। तो कई सारी कंप्लेंट्स लेके हमारे पास में पेशेंट आते हैं, अस्थमैटिक पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, कमर दर्द के पेशेंट हैं, सामान्य सर्दी-खाँसी के पेशेंट हैं।
कान का दर्द लेके पेशेंट आते हैं, बुखार को लेके पेशेंट आते हैं। इसके अलावा माइग्रेन, हार्टबर्न, मस्कुलर प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, ये कॉमन कंप्लेंट्स है जो हमारे पेशेंट में डे टू डे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें पेशेंट कंप्लेंट्स लेके आते हैं। तो इनको हम लोग आगे एक-एक करके देखेंगे। अगली स्लाइड। दिनेश जी, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, जो आपने हेल्थ इश्यूज बताए हैं, उसके बाद बिल्कुल। में ये एक स्लाइड आई है, ये मेरे को बहुत सोचने पे मजबूर कर रही है। इसमें काफी सारी चीजें डली हुई हैं। बिल्कुल, एक हंसता मुस्कुराता साइकिल चलाता बच्चा, एक ये वीर योद्धा। तो बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस विषय से? बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ धार में जैसे आपने बताया भी है, कई सारे स्कूल में और कॉलेज में और ओल्ड एज पीपल्स वगैरह के लिए, महिलाओं के लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, और ये मेरा बहुत फेवरेट कोटेशन है। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये कोटेशन मेरे गुरुजी वैद्य सौमेंद्र मिश्रा सर, वो हमेशा आज के लेक्चर में भी उन्होंने बताया है कि आप दुनिया को जिस कलर के चश्मे से देखेंगे, आपको दुनिया उस कलर की दिखाई देगी। आपने अगर नीला चश्मा पहना है तो आपको नीली दुनिया दिखाई देगी। तो मैंने इस कोटेशन को हर जगह पे जाके उस व्यू में देखा और मुझे आंसर मिला है। तो वैसे ही मुझे आयुर्वेद के नज़रिए से जब मैं इस कोटेशन को देखता हूँ, तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 3 चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करने में आएगी कि एक तो जो मार्गदर्शक है उसने बिल्कुल सटीक-सटीक जानकारी बताई है कि 4 बांस और इतने अंगुल और इस जगह पे अपना टारगेट है। तो एक तो सटीक जानकारी कि कहाँ पे आपको काम करना है। दूसरा, ये भी बताया है कि आपको चूकना नहीं है, मतलब आपको ये रिज़ल्ट देना ही है, जो सामने शैतान सुल्तान के रूप में खड़ा हुआ है उसको मारना ही है। और तीसरा ये कि मारना है तो आपके पास में उसके लिए हथियार भी होने चाहिए। तो सेम चीज़ है, हम लोग जब आयुर्वेद के एस्पेक्ट से इसको देखेंगे, तो आपको सही-सही जानकारी होना चाहिए कि दोष कौन-सा है, उसने कहाँ पर जाके काम किया है, किस दूषित के ऊपर उसने एक अपना प्रभाव दिखा के उसको किस तरीके से विकृत किया है। तो एक तो पहले कहाँ पर काम करना है ये आपको क्लियर हो जाता है इस कोटेशन के माध्यम से। दूसरा कि आपके पास तीर और कमान नहीं होंगे तो कितना भी सटीक आप ऑब्जर्वेशन कर ले कि ये लक्ष्य है, आप लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकते। तो आपके पास बिल्कुल सटीक औषधियाँ होनी चाहिए। बहुत हमारे बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे मित्र मंडली में ही डॉक्टर आशीष पाल जी और डॉक्टर आदित्य भट्ट जी इतनी बेहतरीन क्वालिटी की औषधियाँ बनाते हैं। डॉक्टर आदित्य जी इंदौर में और आशीष जी छिंदवाड़ा में। जैसे बिल्कुल। आदित्य जी के साथ तो मैंने काम भी किया हुआ है काफ़ी। वो बिल्कुल शाम को जाके औषधियों को निमंत्रण देते हैं, सुबह जाके फिर औषधियों को कलेक्ट करते हैं, उसकी सफलता अवधि रहते-रहते उसको औषधि के रूप में कन्वर्ट करके अच्छी पैकिंग के साथ में वैद्यों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमारे पास औषधि रूपी जो तीर है वो बहुत सही होना चाहिए। अगर आपके पास तीर अच्छा नहीं है, आप युद्ध नहीं लड़ सकते, आप कितने भी बड़े योद्धा हैं। दूसरी चीज़, आपके पास पंचकर्म के जो इक्विपमेंट्स, जैसे आप आने वाली स्लाइड्स में बताने वाले हैं कि क्लिनिक में बस्ती देना है, क्लिनिक में नर्सिंग करना है, तो वो आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो आप हेल्पलेस, आपके पास सारा ज्ञान होने के बाद भी बहुत मुश्किल से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। और बिल्कुल जरूरी है। तीसरी चीज़ कि आपके पास तीर तलवार भी है, आपको लक्ष्य कहाँ है ये भी पता चल गया, पर जब तक आपने अपने सद्गुरु के साथ में रह के बहुत बार किसी कर्म का अभ्यास नहीं किया है, तब तक आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएँगे। संजीवनी बूटी मिल जाना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए संजीवनी बूटी का प्रयोग जानने वाला वैद्य सुषेण भी होना ही चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने इस सूत्र में से निकाली है, मैं अपने सारे अनुजों को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है। दूसरे पिक में आप देखेंगे कि चिकित्सा का सामान्य जो क्रम है वो कैसा होना चाहिए। एक बच्चा है जो बहुत हँसते-खेलते हुए साइकिल चला रहा है, बट जब आप इमेजिन करेंगे कि आपने और हमने जब साइकिल चलाना सीखा था, तब ऐसा होता है कि जब अपन हैंडल अच्छे से पकड़ रहे होते हैं, तब हम लोग पेडल अच्छे से नहीं लगा सकते क्योंकि ध्यान हैंडल में चला गया। फिर जब हम पेडल अच्छे से मार रहे हैं, तो हम सामने अच्छे से नहीं देख पाते हैं और ठुक जाते हैं क्योंकि पेडल पे ध्यान था। फिर अपन सारी चीज़ें देखने जाते हैं तो साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है। और बहुत मुश्किल काम लगता है ये। और एक बार आप देखिए कि जब आप साइकिल चलाना अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद में कब आपका फ़ोन आ जाता है, कब आप साइकिल चलाते-चलाते फ़ोन रिसीव कर लेते हैं, कब सामने कोई बंदा आया तो आपने ब्रेक लगा दिया, कब आपके पेडल लग रहे हैं, कब आपका रास्ता है तो मुड़ गया। मतलब सब कुछ फ्री फ्लो चलता है। और हम लोग
अच्छे से सीखने के बाद तो कई बच्चे कलाबाजियाँ करते हैं, हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं, एक पैर से साइकिल चला रहे हैं, एक तरफ दोनों पैर करके साइकिल। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग शुरू-शुरू में प्रैक्टिस सीखते हैं, तब हमको बड़ा टफ लगता है, यार ये पेशेंट ये कंप्लेंट लेके आ गया, अब क्या करूँगा? अरे इसको तो साथ में बीपी भी बढ़ा हुआ, अब क्या करूँगा? अरे इसका तो वुंड है, हीलिंग में ही नहीं आ रहा, अब क्या करूँगा? तो सब कुछ फ्री फ्लो होने लगेगा, बस सब बात क्या है कि आप बार-बार उस चीज़ को करते हुए अच्छे ज्ञान के साथ लगे रहिए, छोड़िए मत। छोड़ देंगे तो साइकिल कभी भी नहीं सीखेंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो प्रैक्टिस आयुर्वेदिक कभी भी नहीं सीखेंगे। बस लगे रहना है। फिर आप जब ये सारी चीज़ें स्मूथली सीख जाएँगे, उसके बाद कलाबाज़ी आप 10 तरीके से कर सकते हैं, जो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम दिखाएँगे कि समझ योग में ये नहीं है, तो आप उसके गुण साधर्म्य के हिसाब से ये मिला दो। तो ऐसे कलाबाजियों के बिल्कुल। साथ जुड़ना है। और बाकी मैं अगला दिनेश जी, ये 2 स्लाइड्स तो हो गई, ये जो तीसरी बिल्कुल अगली स्लाइड में मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि आयुर्वेद एक अथाह समुद्र है। अगर हम लोग ऊपरी-ऊपरी इसको समझने की और उपयोग करने की कोशिश करेंगे कि किसी डॉक्टर का पर्चा देख लिया, वो ये दवाइयाँ इस बीमारी में उपयोग करता है, मैं भी कर लूँ। तो पहली चीज़ कि अगर वो दवाई आपके पेशेंट में काम नहीं आई तो आप होपलेस हो जाएँगे। दूसरा आपके पास वही दवाई नहीं रही तो आप होपलेस हो जाएँगे। आयुर्वेद एक बहुत गहरा समुद्र है, जिसमें जितना ज़्यादा डूब के अंदर उतर के काम करेंगे, उतने ही कीमती मोती, उतने ही कीमती आपको जो वस्तुएँ मिलती रहेगी और उतना ही कीमती ज्ञान मिलता रहेगा और आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पंचकर्म और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर पाएँगे। ये इसमें हम लोग बताना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया दिनेश भाई। मेरे को लगता है कि इस स्लाइड से आपने ये पूरा जो अपना विषय है, इसी को इस स्लाइड में लाके डाल दिया हो जैसे। अगर ये स्लाइड किसी आयुर्वेद वैद्य ने समझ ली, मतलब कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि आयुर्वेद विषय को समझने के लिए पहले हमें आयुर्वेद में डूबना पड़ता है। अगर आपके घर का पंखा भी चल रहा है, तो आपको उसमें बात और आयुर्वेद का सामंजस्य बिठा के समझना पड़ेगा और फिर देखिए कि मतलब आप कैसे आयुर्वेद के साथ खेल सकते हैं, अगर मैं कहता हूँ तो। आप बिल्कुल, अपने रुग्ण पे, आपके पास जो भी औषधियाँ हैं, उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पे अब पूरा विषय पूर्ण रूप से रखने से पहले ये कहूँगा कि आगे हम श्रोतागण को ये बताना चाहेंगे कि ये जो भी हम औषधियाँ और ट्रीटमेंट बता रहे हैं, सिर्फ यही नहीं आयुर्वेद, ये एक हमारा मन है, जो हम आपको बता रहे हैं और हमारा अनुभव है। इससे जैसे कि आप गोता लगाना सीख जाएँगे, तो जैसा दिनेश जी ने कहा कि आप बिल्कुल सभी चीज़ पा लेंगे। मैं आशीष जी से निवेदन करूँगा कि अगली स्लाइड पे जाएँ। आशीष जी? आशीष जी सुन पा रहे हैं? चौहान सर अगर सुन पा रहे हैं तो वेबिनार में भी पीपीटी शेयर्ड हुआ है, वहाँ से भी स्लाइड चेंज हो सकता है। हाँ, थैंक यू आशीष जी। थैंक यू। दिनेश जी ने जैसा कि बताया, विषय वस्तु पे आते हैं। ओपीडी में जितने भी सिम्पटम्स हैं, हमने मैक्सिमम कवर करने का सोचा है और यहाँ पे हम आपको एक गन शॉट जो कहते हैं कि वो बताएँगे। इसके हम संप्राप्ति या निदान पर चर्चा नहीं करेंगे आज। इसके चिकित्सा और इससे संबंधित पंचकर्म पे चर्चा करेंगे। तो आइए बिल्कुल, हम देखते हैं अपनी पहली स्लाइड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दिनेश भाई, जहाँ तक मेरे को लगता है इसके बहुत मरीज आपके पास क्लिनिक में रहते हैं। मेरे को लगता है कि 30 या 40% जो ओपीडी है आपकी जनरल प्रैक्टिस में, ये सभी सिम्पटम्स आते हैं। तो बिल्कुल सर। स्लाइड जैसा कि दिनेश भाई आप स्लाइड देख पा रहे हो, पहला सिम्पटम कफ, खांसी, काश। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या करना है और बताएँ थोड़ा-सा इसके ऊपर, संक्रमण के ऊपर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल इसमें स्लाइड में सर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एक तरफ नूडल का पैकेट बना हुआ है और ऊपर उसपे सीतो बेस लिखा हुआ है। तो हाँ, इसमें इसको समझाने का सिर्फ़ इतना सा लक्ष्य है कि जैसे मैगी नूडल नहीं खाना चाहिए, सिर्फ़ समझाने के लिए यहाँ लगा हुआ है कि मैगी मैगी नूडल रेडी टू यूज़ है, आप काटो, खोलो, 2 मिनट में पक जाएगी, खा लो। वैसे ये एक सितोप्लाज़ी बेस चूर्ण हम लोगों ने बनाया हुआ है हमारी कॉमन प्रैक्टिस में, जो कि हाइली अच्छा, इफ़ेक्टिव है इस टाइप के सारे डिसऑर्डर्स में। तो जहाँ पर भी आपको ये खाँसी मिलेगा, सोर थ्रोट मिलेगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगा, फिर रनिंग नोज़ मिलेगा, नाक में कंजेशन मिलेगा, इवन कानों में दर्द, साइनस की प्रॉब्लम, बुखार के साथ सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो इन सारे प्रॉब्लम्स में सितोप्लाज़ी चूर्ण का एक कॉमन बेसिक चूर्ण बनाया जाता है, जिसका जो कॉम्बिनेशन है उसमें है सितोप्लाज़ी चूर्ण, विडंग चूर्ण, वसा चूर्ण, कंटकारी चूर्ण और यष्टिमधु चूर्ण। इसके साथ बहुत में बढ़िया। इसके साथ में आपको समीरपन्ना ग्रस बहुत अल्प मात्रा में मिलाना है और अदरक भस्म काफ़ी अल्प मात्रा में। ये जो अल्प मात्रा में कई सारे विद्यार्थियों के ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि इसकी जो शास्त्रोक्त मात्रा है वो तो इतनी है, आप तो इतनी सी डाल रहे हैं। तो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो रस औषधियाँ हैं, ये योगवाही हैं।
अगर आप किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ में इसको एड अप करते हैं तो ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आप एक तो पैदल पैदल जाएं और एक आप गाड़ी के ऊपर बैठ के चले जाए, तो औषधियां वही रहेंगी, बट जरा सी मात्रा में ये भस्म ऐड कर देने से वो फॉर्मूला जो है योगवाही हो जाता है, त्वरित रूप से उस टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना काम करता है। तो अच्छा। इसलिए हम लोग इसमें अल्प मात्रा में भस्म मिलाते हैं। और इसके आगे आप देखेंगे खांसी का सिम्टम जो है वो काफी सारे पेशेंट लेके आते हैं। अगर पेशेंट को शुष्क काश है तो शुष्क काश में हम लोग ये जो कॉमन सीतोपलाती वाला बेस है हमारा वो तो हमने लिया ही, साथ में हम लोग चंद्रामृत रस इसमें ऐड कर लेते हैं, लघु मालनी वसंत रस हमने मतलब इसमें ऐड कर लेते हैं और एलादी वटी चूसने के लिए देते हैं। साथ में अगर श्रृंगी आदि चूर्ण आपके पास अवेलेबल है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, इसको भी आप मधु से योग बना के दे सकते हैं। और कनकासव 20 ml सुबह शाम समान मात्रा में पानी मिलाकर इस टाइप से आप इसको देंगे। सर इसमें मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा, शुष्क काश अगर है तो उसको हम लोग पंचकर्म में उसमें क्या ऐड कर सकते हैं त्वरित रिजल्ट के लिए, क्योंकि आपका और अवार्ड सर का एक बहुत फेमस वाक्य है कि पेशेंट जो कंप्लेंट लेके आपके केबिन के अंदर घुस गया, सेम कंप्लेंट लेके वो आपके केबिन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप बिल्कुल। बताएं शुष्क काश में हम लोग इसमें क्या करें? देखिए क्या है कि जब हम जीपी से वैद्यों को इस तरफ लाने का सोच रहे हैं आयुर्वेद पे, तो हमें आकर्षण देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा वाले जो वैद्य हैं वो बहुत आकर्षित हो जाते हैं दूसरी पद्धति पे, क्योंकि वहां पे काफी सारे ऑप्शंस हैं वैद्य के मनोवह स्रोतस को भी संतुष्ट करने के लिए और रोग को भी, जैसे कि बॉटल है, इंजेक्शन है, इनहेलर्स हैं, वाष्प है। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व अगर मैं कहूँ तो चरक, आचार्य चरक से ज्यादा स्मार्ट जो उनकी थॉट प्रोसेस लगती है, मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति रहा हो। यहाँ पे वैद्यों के मनोवह स्रोत संतुष्ट करने के लिए हमारे पास उन चीजों से ज्यादा बेहतर है। अगर हम खांसी की तरफ जाए तो जैसा कि आपने शुष्क काश में कहा, मात्रा बस्ती अपने आप में एक बहुत ब्रह्मास्त्र जैसा काम करती है। शुष्क काश जहां तक मेरे अनुभव में आता है कि प्रधानता रूप से रात्रि में परेशान करता है, और रात्रि में अगर आप वहां पे उसको एक बस्ती दे दें तो ये मानिए 10 मिनट के अंदर नींद आ जाना है। जो शुष्क काश के लिए सेडेटिव का काम करवाते हैं उसकी करवाने की भी जरूरत नहीं है, वेग शांत हो जाएगा, बढ़िया नींद आएगी। तो मात्रा बस्ती अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई दवाई नहीं है तो आप अपने क्लिनिक से तिल्ली का तेल भी दे सकते हैं, और उस तिल्ली के तेल को आप अपने आपकी बुद्धि पर है ये कि आप उसको किस तरीके से प्रमोट कर लें और किस तरीके से अपना मनोवह स्रोतस संतुष्ट कर लें। मनोवह स्रोतस वैद्य का संतुष्ट करने से शायद तात्पर्य सभी जूनियर वैद्य समझ रहे हैं। तो दिनेश भाई आप भी करते हैं मात्रा बस्ती बिल्कुल किसी भी चीज से, तिल्ली का तेल से लेके जो भी ऑयल है, सहचरादी है, महानारायण है, इनका लक्षण के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। जो माइन्यूट लक्षण है उनके बारे में चर्चा संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल। नहीं यहाँ पे शायद मैं अगर कहूँ तो आपने शायद आर्द्र कास्ट के ऊपर अभी नहीं डाला है अपना मत। हाँ, आप विकास सभी लेने वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल, आर्द्र तो कास्ट पे ये आप शुष्क बताएं। काश में आर्द्र काश में हम अमृत में अमीर पन्नक की मात्रा अगर वो उसमें हम लोगों को अवस्था के हिसाब से देखना पड़ेगा। देखिए सर्दी खांसी एक ऐसे सिम्टम है जो सिंपल कुनकुने पानी से भी ठीक हो सकते हैं, या उसमें अगर थोड़ा दूध, हल्दी, अदरक और शहद का जो स्वरस है उसको साथ में मिला के देंगे उससे भी ये काफी हद तक ठीक हो जाता है। फिर थोड़े ज्यादा सिम्टम के साथ पेशेंट आया है तो आप ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ में जो अभी हमने जैसे बताया शुष्क काश में चंद्रामृत रस, लघुमानी रस ये ऐड करेंगे। आर्द्र काश में लक्ष्मी विलास रस इस कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ के दिया जा सकता है। अगर ज्वर की भी स्थिति है साथ में तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस भी हम लोग ऐड करते हैं, साथ में संजीवनी वटी और महासुदर्शन घनवटी इसको भी ऐड किया जाता है दो दो सुबह शाम की मदद में। और चूसने के लिए लवंगा वटी। अब यहाँ एक चीज इम्पोर्टेंट है कि काश जहाँ पर बताया है औषध भक्षण काल में, वहां पे आचार्य ने कहा है कि मुहुर मुहुर औषधि सोचे कि एक फली सुबह खा लेना या लवंगादी वटी एक सुबह एक शाम को चूस देना कुछ नहीं होने वाला है। मुहुर मुहु मत बार बार एक दिन में लगभग 10 से तो और इलाज चूसने के लिए देना चाहिए। और इसके अलावा शुष्क काश में हम लोग कंडकारी घृत और भारंगी घृत का भी उपयोग करते हैं। आर्द्र काश में हम लोग वापस और यहाँ पे जो पाउडर है जो हमने बना मधु के साथ लेना है ये इसमें
आखिर दिनेश इसमें भाई, आप आपकी पंचकर्म में थोड़ी भी। आवाज डिस्टर्ब हो रही है, देखिए थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू अगर हो तो थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। जी अभी सर कुछ क्लियर है ये? हाँ बिल्कुल, अभी क्लियर है। हाँ जी, तो अभी इसमें सर क्या कर सकते हैं, ये आप मार्गदर्शन करें। आर्द्र कास्ट में पंचकर्म का ऐसा कुछ ज्यादा नहीं रह जाता है, लेकिन हाँ मैं इधर पे आपको जो एक बताना चाहूंगा कि अनुपान का बहुत महत्व है। तो आर्द्र कास्ट में जो अपनी क्लिनिक में मैं ऐड कर देता हूँ, इसमें एक काढ़े के रूप में सम मात्रा में हल्दी लेना है पेशेंट को, सेंधा नमक लेना है और उसके चौगुने प्रमाण में गुड़ लेना है और इन सबको 2 कप पानी में उबाल के आधा कप बचाना है। जो काढ़ा बनेगा वो जो आपकी आर्द्र कास्ट की दवाइयाँ अगर उनके साथ ली जाती हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है। गुड़, सेंधा नमक और हल्दी का प्रयोग काढ़े के रूप में। दिनेश भाई आगे चलते हैं क्योंकि सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, समय की थोड़ी मर्यादा है। तो होर्सनेस वॉइस और सोर थ्रोट में ज्यादा अंतर नहीं है। दिनेश जी आपकी आवाज आप सुन पा रहे हैं? दिनेश जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अभी आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आई। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था कि सोर थ्रोट और होर्सनेस वॉइस में आयुर्वेद में ज्यादा कुछ हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो आप इन्हें साथ लेने का देखें हाँ थोड़ा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सोर थ्रोट और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर ट्रीटमेंट पर्पज से देखें तो। सोर थ्रोट और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में हम लोग महासुदर्शन घनवटी भी ऐड करते हैं पेशेंट्स के लिए, वही कॉमन सीतोबेस के साथ में। और साथ में कंठ सुधारवटी, इसको भी वैसे ही मुहुर्मुहु बार बार की मात्रा में देते हैं। इसमें पंचकर्म में इसमें क्या ऐड किया जा सकता है वो आप बताएं सर। देखिए जब पंचकर्म की तरफ आते हैं तो इसी में पंचकर्म हम ओपीडी लेवल की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा देना है कि व्यक्ति घर में जाके कर सके। हाँ जी, हालांकि अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो कंठ सुधार वटी और इलादी वटी और लवंगादी वटी का जो आपने डिफरेंशिएशन बताया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। इसी से पेशेंट अपने आप में काफी ज्यादा रिकवरी पा लेता है। लेकिन फिर से वही बात मनोवह स्रोतस की आ जाती है और पेशेंट के मनोवह स्रोतस को संतुष्ट करना और स्वयं को बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक कवल क्रिया हम ऐड कर सकते हैं। कवल के रूप में टंकण भस्म और सेंधा नमक का योग आप एक पैकेट में दे सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि दिन में 3 बार गुनगुने पानी में इसको मिक्स करके गार्गल करना है। और साथ में बिल्कुल जो धूम्रपान का विधान बताया है, सामान्य रूप से कई जगह धूम्रपान का विधान बताया है, लेकिन होर्सनेस और सोर थ्रोट में अगर कुछ इन्फेक्शन वाली कंडीशन सीवियर है तो धूम्रपान बहुत अच्छा काम करता है। जो कंठ धूम्रपान आचार्य चरक ने जो 50 महाकषाय बताए हैं, वो उन्होंने आपकी बुद्धिमत्ता पे छोड़ दिया कि आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो कंठ बिल्कुल जो कषाय के इंग्रेडिएंट हैं, आप उन्हें वहां पे धूम्रपान के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। मुनक्का हुआ है, आपका अपराजिता है, वच है, है, इन सब चीजों का विडंग है, त्रिकटु है, इन चीजों का मिक्सचर करके एक धूम्रपान वर्ती का निर्माण आप क्लिनिकल लेवल पे कर सकते हैं। सूत के बिल्कुल कपड़े और घी वगैरह में मिक्स करके सेंधा नमक डाल सकते हैं थोड़ा सा उसमें और एक वर्ती बना के धूम्रपान करवा सकते हैं अपने रुग्ण को क्लिनिक में। क्लिनिक में ही उसे गले में थोड़ा अच्छा लगेगा गर्माहट के साथ, आप उसको बिल्कुल चार्ज भी कर सकते हैं उसके अनुसार और आराम बिल्कुल भी दे सकते हैं। बिल्कुल दिनेश सर। भाई आगे बढ़ते हैं। अगले बिल्कुल रनिंग नोज और अगले सिम्टम में बढ़ेंगे सर, रनिंग नोज और नाक पे कंजेशन। तो सर इसमें हम लोग को सिम्टोमेटिक रिलीफ तो देना है, साथ में ये भी देखना है आगे के उपचार के लिए कि उसका कॉज क्या है। जैसे कई बार 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 सर्दी आना, बार बार छींके आना, बार बार नाक बंद होना, नेजल पॉलिप की वजह से भी होता है, कई बार एलर्जी की वजह से भी होता है। तो वो चीजें भी साथ में ठीक करना जरूरी है, जिसके लिए आप आगे कुछ नस्य कर्म वगैरह बताने भी वाले हैं। हाँ मेडिसिन की बात करेंगे तो वही कॉमन सितोबेस, उसके अलावा साथ में अगर बहुत ज्यादा नाक बहने की या हल्के बुखार की या सिरदर्द की ये समस्या भी है, इसमें गोदंती भस्म हम लोग ऐड कर लेते हैं उस कॉम्बिनेशन के साथ में, और त्रिभुवन कीर्ति रस ऐड कर लेते हैं या लक्ष्मी विलास रस। कई बार जब बहुत ज्यादा पेशेंट कंजेशन की स्थिति में आता है या नाक बहने की स्थिति में आता है, वहां पर हम लोग नाक गुटिका का उपयोग भी करते हैं। नाक गुटिका काफी अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड फार्मूला है बहुत और त्वरित रिजल्ट देता है। इसके अलावा भारंगी आदि क्वाथ, और एक आपने जो चरक के पंच कषाय ऐसा है। कल्पना है, हाँ 50 महाकषाय, वो भी जैसे चरक ने बताया कि ये हर तरह की बुद्धि के वैद्यों के लिए ये संहिता लिखी गई है। तो उसमें से जो अल्प बुद्धि वाले जो मेरे जैसे वैद्य हैं,
मुझे बहुत अच्छा लगता है वो 50 कषाय कल्पना का उपयोग करना है, क्योंकि उसमें रेडी टू मतलब कुछ देखना नहीं है आपको, धूल दूसरी बिल्कुल, वगैरह। वो चरक ने हमें मैगी बना के दे दी है। हाँ, डायरेक्ट रेडी रेडी टू यूज मैगी बना के दे दिए कि लो खा लो इसको, तो उसका उपयोग भी कंजेशन, हम लोग करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं इसमें पंचकर्म की बात करूं दिनेश भाई, रनिंग नोज और कंजेशन में, तो दोनों में पंचकर्म में ज्यादा अंतर नहीं आता है। नस्य, बिल्कुल। जैसा कि आप वहां देख पा रहे हैं, नस्य कर्म यहाँ बहुत उपयोगी है। जब पेशेंट आ रहा है और बहुत सीवियर कंजेशन में भी है अगर पेशेंट, और आपकी हाँ जी। क्लिनिक में आया है, तो जब हम जीपी प्रैक्टिस में हैं तो हम शायद समय वगैरह का इसमें निर्धारण नहीं करते हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं करना है या फलाना या ढिकाना, ऐसी कुछ बातों पे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें वहां पे उसको आराम दिखाना रहता है। तो आपको पेशेंट को आपकी एग्जामिनेशन टेबल पे ही 10 में हुँ, ऊर्ध्व चतुर्गत भाग में आपके पास जो भी तेल है, तिल्ली का तेल है, अणु तेल है, चंदन मलालाक्षादि तेल है, किसी भी तेल का आप मसाज में भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बिल्कुल, पोस्ट में जो सैलून में एक वेपराइजेशन मशीन यूज होती है, उस बिल्कुल। मशीन में आपको पानी डालना है, 2 बूंद प्राण धारा या दिव्य धारा बाबा रामदेव की सभी जानते हैं, या हेलेन कैप्सूल भी आता है आजकल मार्केट में, बिल्कुल। या पुदीना वाला, ऐसा कुछ थोड़ा सा डालना है जो स्रोतस को ओपन करे, तीक्ष्ण गुण वाला रहे, और उसका वेपराइजेशन करवा देना है। वेपराइजेशन करवाने के बाद जो नस्य में आपको नस्य की मात्रा रहेगी, उसमें 60 बिंदु तेल कंजेशन में काफी ज्यादा बढ़िया फायदेमंद है। उसमें आपको जी, कम से कम जो प्रवर मात्रा बताई गई है 16 बूंद, या अच्छा। धारा भी लगा सकते हैं 1 ml की रुई में 60 बिंदु तेल को एब्जॉर्ब करके, और उससे ऐसे करके धारा लगा सकते हैं अपना आप में। और जी, इसके जी। पोस्ट में शोधन धूम्रपान देना है, वचादि त्रिकटु हरिद्रा का। ये शोधन बिल्कुल, धूम्रपान दें आप। पेशेंट, मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये पंचकर्म में बिल्कुल आपकी क्लिनिक से जब निकलेगा तो हंसी खुशी पूरा संतुष्ट होके ही निकलेगा। बिल्कुल। दिनेश बहुत भाई, अच्छा आपने लिखा। हाँ, नस्य की सब बात हो रही है, और ऊर्ध्व जतुगत रोगों में पहला जो हमारा वेबिनार था उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बात हुई थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि क्षीरबला 101 का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो, क्योंकि है डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो क्षीरबला 101 का नस्य बहुत अच्छा वर्क करता है। बिल्कुल। दिनेश भाई, अब देखें, एक महिला आ गई है कान पे हाथ रख के। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये भी हमारे पास एक बहुत कॉमन कंप्लेंट, कान में दर्द को लेके काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, और मैं क्षमा प्रार्थना के साथ थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी इसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि सर कंप्लेंट्स हमारे पास काफ़ी हैं हाँ, और बिल्कुल, समय बिल्कुल। समय थोड़ा कम है। तो कान के दर्द के साथ जो लोग आते हैं, उनको उनको क्योंकि ये भी एक टाइप से ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि में जो सीतो बेस है हमारा, काफ़ी अच्छा काम करता है। यहाँ पर इस सीतो बेस के साथ में आप सारीवादी वटी ऐड करिए 2-2 सुबह शाम की मात्रा में, महासुदर्शन घनवटी ऐड करिए 2-2 सुबह शाम की मात्रा में। साथ में चरक का वो चरक का है या किसी आचार्य का है, मैं थोड़ा रेफरेंस भूल रहा हूँ, बट सामान्यम हाँ, कोई बात नहीं। कर्णरोगेषु घृतपानम रसायनम। तो हाँ, सभी कान की बीमारियों में घृतपान जो है वही रसायन है। आपको उसका बिल्कुल, उपयोग करना है। फिर आपको पेशेंट को समझाना है कि कम बोलना है। शब्द इस टाइप से है कि आपको कम बोलना है, घृतपान का नित्य उपयोग करना है और साथ में दवाइयाँ लेना है। तो कान के दर्द में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सारीवादी वटी, बिल्कुल। महासुदर्शन घनवटी ऐड करिए। गोदंती भी अगर ज़्यादा दर्द हो तो गोदंती मिश्रण आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दिनेश जी। पंचकर्म के अगर इसके सापेक्ष जाते हैं, तो अगर अपन कर्ण का कारण देखेंगे, तो कई बार पानी जाने के कारण दर्द हो सकता है। नस्य वगैरह का अपन बात कर रहे हैं, सर्दी की इतनी बात हो रही, तो बिना सर्दी के कान दर्द कभी करता ही नहीं है, तो एक सर्दी बहुत बड़ा कारण है। और कई बार फंगल इन्फेक्शन, जो हम कह सकते हैं कृमि, तो इसमें धूपन वर्ग बहुत अच्छा काम करता है। कर्ण धूपन आप बहुत अच्छे से इसमें दे सकते हैं। कृमिक में जी, दवाइयों का उसमें प्रयोग कर सकते हैं, कफग्न दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। और कर्ण धूपन के साथ में अगर कई बार वातज कर्णशूल आपने को देखने को मिलता है, तो कर्ण पूर्ण करवा सकते हैं बिलवादी तेल या सामान्य तिल्ली के तेल से। या जैसे कि हम देखते थे कि पुराने जमाने में वो घर में लहसुन आदि तेल वगैरह, लहसुन का तड़का लगा के प्रयोग करवा देते थे, तो लहसुन वाला तेल रहता है, वो भी कर्णशूल में बहुत अच्छा वर्क करता है। बस लहसुन के बिल्कुल। तेल को आपको एंटी ईयर एक या एंटी एक ऑयल के नाम से प्रमोट करना है, आपको लहसुन के तेल के नाम से नहीं, ये बताना बहुत जरूरी है जीपी वालों को। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और आपका आगे, ये व्यावसायिक मार्गदर्शन भी आपका समय-समय पे मिलता रहता है। हम लोग आगे सिम्पटम की तरफ बढ़ेंगे। बुखार एक सर्दी-खाँसी के साथ कई बार पेशेंट बुखार लेकर भी आता है। बुखार की स्थिति में सर्दी-खाँसी जो भी सिम्पटम है उसमें जो आपको योग बताए गए हैं, उसके साथ ही हम लोग संजीवनी वटी और महासुदर्शन घनवटी का उपयोग करते हैं। त्रिभुवन कीर्ति बस इसमें बहुत अच्छा है। जैसा कि इसका नाम है, त्रिभुवन में इसकी कीर्ति इसीलिए है
कि ये इतना अच्छी औषधि है कि अगर बहुत अच्छी कंपनी की बनी हुई है और बहुत अच्छी दवाई अच्छी क्वालिटी की आपने खरीदी है तो उतना ही काम करती है जितना शास्त्रों में लिखा हुआ है और त्वरित रूप से काम करती है। साथ में गोदंती मिश्रण यहाँ पर भी आप उपयोग कर सकते हैं अच्छी मात्रा में। स्फटिक भस्म काफी अच्छा ज्वर पे काम करता है। अगर कोई बहुत तीक्ष्ण बुखार लेके आपके पास में आया है, बच्चा है या बूढ़ा है, कोई भी है, और आपको पैरासिटामॉल से भी तत्काल उसका बुखार उतारना है, तो आप क्लिनिक में प्याज का उपयोग जरूर करें। प्याज रखें क्लिनिक के अंदर, एक मिक्सर रखें, खूब सारा प्याज का जूस निकाल लें और आप उसका प्याज का जूस कपड़े में लगा के पूरे शरीर पे लगा दें। अगर पैरासिटामॉल बुखार आधे घंटे में उतारता है तो ये प्याज का जूस जो है वो 2 मिनट में बुखार उतारेगा। आप किसी को भी ट्राई बहुत कर। बहुत बढ़िया दिनेश भाई, इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता है कि इतने जल्दी अपन तापमान को कम कर सकें। बिल्कुल पंचकर्म में हालांकि जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि बुखार में ज्यादा कुछ पंचकर्म नहीं किया जा सकता है। शॉर्टनेस बिल्कुल ऑफ ब्रेथ में मैं पहले पंचकर्म के बारे में बता देता हूँ। इसमें तेल पान के साथ में बस्ती अगर वातज है तो हम प्रयोग कर सकते हैं, और अगर कफ की प्रवृत्त अवस्था के कारण श्वास है तो हम कुंजल क्रिया के रूप में वमन भी करा सकते हैं। ओपीडी में जो जनरल ओपीडी चला रहे हैं उनको बस अगर कुछ ऐड करना है अपनी क्लिनिक में तो एक इंडक्शन कुकर और एक बाथरूम और एक सिंक, अगर आपका इतना हो गया तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका पूरा पंचकर्म सेटअप कंप्लीट है। बिल्कुल। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में आप बताएं कि अपन दवाइयों में क्या दे सकते हैं। सॉरी मैं सुन नहीं पाया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बात कर ब्रेथ, रहे हैं? हाँ श्वास की। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, श्वास श्वास कंप्लेंट लेके भी काफी पेशेंट आते हैं। इसमें मैं विशेष रूप से ऐड करना चाहूंगा कि जो सीतो योग है हमारा, सीतो बेस जो है, उसमें आप समीर पन्नग की जगह पे स्वर्ण समीर पन्नग रस और सामान्य अभ्रक की जगह अगर जितना ज्यादा से ज्यादा फूटी अभ्रक हमको मिल सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा फूटी अभ्रक का उपयोग करें। एक हमारे पास बहुत अच्छा अस्त्र था जिसको सरकार ने बैन कर रखा है, शंख भस्म हम लोग अभी यूज नहीं कर सकते, वो उसका अगर वो पुरानी किसी के पास रखी हो तो उसका उपयोग करें, काफी त्वरित रिजल्ट देता है। इसके अलावा पुष्कर मूल चूर्ण अगर 10 मूल क्वाथ के साथ मिला के दिया जाए, उसमें थोड़ा तिल्ली का तेल भी मिला दिया जाए तो ये बहुत त्वरित रूप से काम करेगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा ताली ताली सोमादि चूर्ण श्वास की कंप्लेंट में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें धतूर है जो डायरेक्ट श्वास व संस्थान के लिए बहुत अच्छी औषधि है और ये बहुत जल्दी और अच्छा असर करेगा। ठीक, इसमें हम बहुत लोग बढ़िया दिनेश भाई। मेरे को लगता है कि यहाँ पे अपना ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इस पे अपने काफी डिस्कशन कर लिया है, और सभी लोगों को मेरे को लग रहा है ये समझ में आया होगा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें पंचकर्म और शमशमन में। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बस मैं एक थोड़ा सा अपना अनुभव ऐड करना चाहूंगा, हालांकि समय की बहुत मर्यादा है तो मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता। लेकिन जो पोटली रसायन आते हैं दूध पापेश्वर के, आम्रगर्भ पोटली, हेमगर्भ पोटली, उनका बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है आख्यायिक अवस्था में इन बिल्कुल सभी लक्षणों में। और इसमें कुछ अनुभव भी है मेरे, लेकिन जैसा कि समझ रहे हैं समय की मर्यादा है तो मैं आशीष जी से निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। बिल्कुल। इसमें श्वास में एक आपका आपने मुझे कॉम्बिनेशन बताया था सर कि श्वास का जो भी पेशेंट है, शुरुआती प्रैक्टिस में अच्छे से ध्यान है मुझे, आपने बताया था हाँ पेशेंट श्वास लेके आया ना तो उसके सीने पे सेंधा नमक और किसी भी जो भी तेल अवेलेबल हो उसके से मसाज कर दे और सिकाई कर हाँ दे सीने पे। तो बिल्कुल। और आपने बताया श्वास की कंप्लेंट है और बहुत वेग के साथ में आए, मात्रा बस्ती भी लगा और मुझे बहुत अच्छा उसमें उपशय मिला था और अभी मैं अभी सारे पेशेंट्स में यूज करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा उपशय मिलता है उसका। बिल्कुल पंचकर्म क्रिया का मैंने बताया कि मात्रा बस्ती श्वास में बहुत अच्छा वर्क करती है। कुंजल क्रिया जैसा बताया कि तेल मालिश के बाद में, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दिनेश जी, नेक्स्ट स्लाइड आगे पे मैं बढ़ते हैं हम निवेदन लोग। करूंगा आशीष जी से। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, हेयर ये फॉल, बहुत, हेयर फॉल, आप, बहुत सारे पेशेंट आते हैं इसके, और जहां तक मैंने इसको समझा है कि मैंने इसका कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि हेयर फॉल जो है वो जो पुरुष का जेनेटिक कॉज है या फिर पुरुष के जो हार्मोन्स की वजह से जो कॉज है उसको आप हटा दें तो महिलाओं के सारे हेयर फॉल में 100% उपसही है। और इसको कुछ कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया है कि या तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से है या फिर इन्फेक्शन से है या फिर और किसी डिसीज की वजह से है। जितने भी हेयर फॉल के पेशेंट आते हैं अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले हैं तो उसमें हम लोग प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, उन्नवादी मंडूर, इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर दो मुहे बाल की समस्या है तो उसमें हम लोग अस्थि पाचक योग यूज करते हैं और बाल जड़ से उखड़ने की समस्या में हम लोग का यूज करते हैं। इसके अलावा भी कई बार देखने में आता है कि पित्त से संबंधित है बालों का झड़ना, और पित्त रेचन के लिए कुछ औषधियां अगर इसमें हम लोग ऐड कर सकें
तो इसका रिजल्ट जो है वो बढ़ जाता है। कोई भी आप औषधि दे साथ में पित्तरेचक औषधियां, जैसे कुटकी स्पेशली मुझे काफी प्रिय है। कुटकी अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की आपके पास अवेलेबल है तो डायरेक्ट यूज करें, अन्यथा अगर आरोग्यवर्धनी वटी बहुत अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है तो आप उसका उपयोग करें, वो बहुत अच्छा पित्तरेचक है। भृंगराज घनवटी पित्तरेचक है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा और इसमें विशेष सावधानी ये रखना है कि जो पित्तरेचन के लिए आप औषधि यूज करेंगे उसको काल भक्षण का जो स्नान वाला काल है, भोजन के बीच में उसको खिलाएं कि पेशेंट को 4 रोटी खाना है तो 2 रोटी खाई, फिर गोली खाई, फिर 2 रोटी खाई। इस टाइप से उसको औषधि देंगे तो उसी दवाई का असर डबल हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो इन्फेक्शन वाले मामले हैं, जो पेशेंट बोलते हैं यार डेंड्रफ इतना है, या एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं कि डेंड्रफ आएगा जाएगा, वो बहुत सारे नाटक चलते रहते हैं सर उसके। उसका पंचकर्म भी हम लोग आपसे समझेंगे। बट इसमें अगर डेंड्रफ वाला मामला है साथ में हेयर फॉल के या इंद्रलुप्त जो पेचेस के रूप में बाल गायब हो जाते हैं वो वाला इसके साथ में मामला है, तो फिर हम लोग उसमें ऐड करते हैं क्रमिक कुठारस, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो सभी लगभग स्किन की सारी डिसीजेज में यूज करते हैं। क्रमिक कुठारस, उसमें रसमाणिक्य 60 mg पर डोज के हिसाब से मिलाया जाता है। इसके अलावा खदीर, विडंग, मंजिष्ठा और नागरमोथा और इसका योग बना के समान मात्रा में सारी काष्ठ औषधियां ली जाती है और उसके बाद इसको आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को 20 ml विडंगारिष्ट के अनुपान के साथ में दिया जाता है और काफी त्वरित रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिस जो हेयर फॉल वाली पेशेंट आती है वो कई बार ऐसे बिल्कुल उदास होके डिप्रेशन में और ऐसे आती है कि सर इसकी वजह से शादी नहीं हो रही है, या फिर ऐसे आती है कि सर इसकी वजह से तो शादी टूट जाएगी, या चलो शादी का मामला नहीं भी है तो भी गंजापन, जैसे अभी फिल्म भी बनी थी बाला उसके ऊपर, और वाकई जो हेयर फॉल के पेशेंट है काफी परेशानी का सामना करते हैं। तो उसमें मैं इस टाइप के अगर पेशेंट कॉन्फिडेंट है और वो बोल रहे कि ठीक है बाल झड़ रहे हैं बट इलाज हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसे भी आते हैं कि नहीं नहीं होना ही चाहिए, ऐसे जो चिंता वाले पेशेंट है, डिप्रेशन वाले पेशेंट है, उनको मेद्य रसायन भी हम लोग साथ में ऐड करते हैं। और यहाँ बहुत बढ़िया बात है। मेद्य रसायन में एक विशेष चीज हम लोग ये ध्यान रखते हैं, आगे की स्लाइड पे भी उसका जिक्र होगा बट यहाँ पे आ गई बात तो, कि मेद्य रसायन आपको ब्रेन में पहुंचाने हैं अगर, तो कोई भी ऐसी दवाई जो फैट सोल्यूबल हो वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। अगर हम तो चाह रहे हैं कि ब्राह्मी टैबलेट दे दें ऐसे ही उठा के, तो वो उतना ज्यादा काम नहीं करेगी जितना ब्राह्मी घृत काम करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट फैट सोल्यूबल कंटेंट आपने उसका ले लिया है, तो ये बहुत वो अच्छी ज्यादा बात अच्छा आपने है। कही और एक मार्क करने वाली बात कही ब्राह्मी ग्रत का जो बताया, बिल्कुल बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। तो इस टाइप से शमन औषधियां इसमें लेंगे। साथ में इसमें पंचकर्म को क्या ऐड करेंगे वो आप इसमें मार्गदर्शन करें। देखिए यहाँ पे तो आपने इतनी सारी बातें बताई हैं कि ये जीपी से आपने उठा के जितने भी वैद्य सुन रहे हैं सबको एक्सपर्टाइज में डाल दिया है। आज के इस व्यवसायिक जीवन में हेयर फॉल पे कितने लोग अपना एक्सपर्टाइज वाला क्लिनिक, स्पेशलिस्ट वाला क्लिनिक चला रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी है जैसे कि बादल, वो लगान का गाना याद आता है, घन घन घर वो काले छाए बदरा वाला जो गाना है, वैसे ही संकट छाते हैं खासकर महिलाओं पे। और बिल्कुल उस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सभी लोग उसका जानते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने इंद्रलुप्त की बात करी और टीनिया कैपिटस, उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं। उसमें पैचेस बिल्कुल में हेयर लॉस हो जाता है। जलोका, जलोका मतलब इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इस चीज के लिए कि आप बिल्कुल निसंकोच जलोका का एप्लीकेशन कर सकते हैं इंद्रलुप्त वाले पैच पे। अगर राइट आपके पास जलोका नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आयुर्वेद के वैद्य हैं आप, इम्प्लीमेंट करना है बस प्रिंसिपल को। जो लैंसेट होता है, जो लैंसेट का प्रयोग अपन डायबिटीज वगैरह चेक करने के लिए घर में जो प्रिक करने के लिए यूज करते हैं, उसकी जो अप्रोच रहती है वो 0.5 mm तक रहती है। बिल्कुल निसंकोच डायबिटिक लेंसेट लेके और मल्टीपल उस पैच पे प्रिक करिए, ऊपर से उद्वर्तन कर दीजिए। आपके पास जो भी कोर्स पाउडर का चूर्ण है, चाहे त्रिफला हो चाहे विडंग हो, अगर विडंग और त्रिफला है तो फर्स्ट चॉइस रहेगी, और अगर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, जो कोर्स पाउडर है उसका थोड़ा सा उद्वर्तन करें कोर्स खोलने के लिए। और पीछे से जो लेप दे रहे हैं वो लेप इच्छा भेदी या जयपाल, जयपाल हमारे पास नहीं रहता है लेकिन इच्छा भेदी की गोली रहती है, तो इच्छा भेदी की गोली हमें गौमूत्र में घिसवानी है और लेप कर देनी है। बिल्कुल टीनिया कैक्टस में फिर से रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ये फार्मूला है पंचकर्म का। अब अगर बिल्कुल अपन बात करें तो जो जेन्युइन हेयर फॉल होता है महिलाओं में और डैंड्रफ, तो इसके लिए बिल्कुल नस से, क्योंकि नासा ही शीर्षो द्वारम, चरक ने तो इतना सरल कर दिया है आयुर्वेद के लिए, अपन लोग पता नहीं क्यों इसको कठिन बनाए हुए हैं। नासा ही शीर्षो द्वारम वाले कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल नस से आप इंप्लीमेंट करिए नीली भृंगराज स्वर का
ग्रेइंग ऑफ हेयर, हेयर फॉल दोनों में काम करेगा। अगर 2 मूड हेयर हैं तो आपको सिर्फ उन्हें ट्रिमिंग करवाना है मल्टीपल टाइम्स। अगर पेशेंट को बोल सकते हैं तो उससे बोलिए हर 10 दिन में अपने नीचे के बाल काटिए। और जो ऑयल जो भी आप दे रहे हैं, कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं केस वाले ऑयल के, उसका एप्लीकेशन आपको टू द रूट तक अच्छे से करवाना है। ग्रेट। यहाँ पे एक बात व्यावसायिक तौर पे बहुत ऐड करना जरूरी है, जैसे कि ये 2 बूंद आप देख रहे हैं चित्र में, ये पल्स पोलियो का है। बिल्कुल। तो अगर मैं आज दिनेश भाई आपसे बोलूं कि दिनेश भाई 2 बूंद, तो आप कहोगे डॉक्टर साहब पल्स पोलियो। तो बिल्कुल। बस ये जो 2 बूंद है अपने को पल्स पोलियो से कन्वर्ट करके नस पे लेके आने की जरूरत है। और फिर आप देखिए कि आयुर्वेद जीपी कैसे रन होती है। और इसके लिए सभी श्रोताओं का बिल्कुल साथ चाहिए। 2 बूंद मतलब नस, पल्स पोलियो चला गया है, पोलियो हट चुका है। तो 2 बूंद अपने को मुंह में नहीं, हम नाक में डलवाना है, क्योंकि जो आचार्य है उन्होंने नस को पंचकर्म से ज्यादा एक दिनचर्या और नैतिक कर्म के रूप में बताया है। इसके काफी सारे फायदे हैं, आगे और देखिएगा। अभी जैसे आपने नाक वाले रेस्पिरेटरी में देखा, बाल में देखा, अभी और आगे देखिए इसका क्या क्या जलवा हम बताते हैं। दिनेश भाई, आशीष जी से अपन निवेदन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड का। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग देख रहे हैं कि शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा के साथ में मार्केटिंग टिप्स फ्री में मिल रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपको इसके लिए। बिल्कुल, और अगले मार्केटिंग ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, संघ वाली चीज हमेशा याद रखी जाएगी। चलिए तो अगले दिनेश अगले भाई, स्लाइड की तरफ आते हैं। हाँ मैं भी वही कहना चाह रहा था। अगली स्लाइड आ गई है, और ये वाली जो स्लाइड आप देख रहे हैं और इसमें जो लक्षण देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है आधे आधे चिकित्सक क्षेत्र का इससे पेट भरता है। बिल्कुल सिरसूल, सही बात है। अनिद्रा और घबराहट, मतलब बिल्कुल, ये मेन कंप्लेंट रहती है जीपी में। हाँ बिल्कुल। दिनेश जी। इसमें भी विशेष रूप से देखिए सर, तो घबराहट बोल के पेशेंट इतना आता है, अपनी घबराहट बढ़ जाती है। कई बार बिल्कुल क्योंकि सही बात। शुरू-शुरू की प्रैक्टिस में तो जब समझ में नहीं आता था कि घबराहट में इसको करना क्या है, तब हमको खुद को घबराहट शुरू हो जाती थी। फिर अब तो गुरुओं के मार्गदर्शन में ये सामान्य सी चीज़ रह गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिरशूल की। शिरशूल में हम लोगों को पहले आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या है, किस टाइप का है, कैसे हुआ है। तो कई बार हम देखते हैं कि ये आँखों की वजह से भी है। अगर नेत्र ओरिजिन का है तो इसका जो दर्द है वो ऑक्सीपिटल रीजन में जाएगा, और उसके लिए हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो आई चेकअप करवाए, और अगर ग्लासेस की आवश्यकता है तो वो उसको यूज करें। फिर अगर वातज शिरशूल है तो उसका जो दर्द है वो शंख प्रदेश में आएगा। शंख प्रदेश को पकड़ते हुए पेशेंट हमारे पास में आता है कि सर ये तो बहुत तीखा दर्द है। फिर सिर के बीच में अगर वो दर्द है तो पित्तज शिरशूल की तरफ जाएगा वो, और इसके इसके लिए हम लोग मेडिसिन की कल्पना भी देखेंगे। और अगर कफज शिरशूल है तो वो साइनस का आसपास वाला जो मैक्सिलरी साइनस और ऑक्सीपिटल साइनस, इन इन चीजों के आसपास वो दर्द लेके आएगा। और जो कफज दर्द होगा उसका वेग उतना तीखा नहीं होगा, पित्तज का तीखा दर्द होगा, साथ में वो एसिडिटी की और जलन की भी कंप्लेंट लेके आएगा। और वातज का जो दर्द होगा वो काफी तीखा होगा। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही जैसे सीतो बेस बनाया था, वैसे ही शिरशूल के लिए कंप्लेंट के लिए भी मैंने कॉमन बेस बनाया हुआ है। उसमें हम लोग शिरशूलादि वज्ररस लगभग 500 mg के डोज में, और वात गजांकुश रस 250 mg के डोज में, गोदंती भस्म लगभग गोदंती भस्म पेस्टी दोनों चलती है इसमें, ये भी लगभग 500 mg के डोज में। इसका एक कॉमन बेस बनाया हुआ है, और इसी को हम लोग चलाते रहते हैं कि अगर वातज शिरशूल है तो साथ में तेल का उपयोग कर लिया इस कॉम्बिनेशन के साथ, कि आपने पथ्यादि क्वाथ लिया, ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसको खाया, उस पथ्यादि क्वाथ में 2 चम्मच तिल्ली का तेल मिलाया और ऊपर से पी लिया। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और इसके अलावा पित्तज अगर शिरशूल है तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो बेस है, इसमें से आप वातगजांकुश रस को माइनस करके और प्रवाल पिष्टी का यूज कर लें, और साथ में अनंतमूल चूर्ण और अविपत्तिकर चूर्ण को भी ऐड कर लें। कई बार पित्त शिरशूल में उल्टी होने जैसा होना या उल्टी होना, ये लक्षण भी आता है। साथ में वातज और पित्तज इन दोनों में ही लाइट से परेशानी आना, या किसी के बोलने से परेशानी, जिसको हम लोग शब्द प्रकाश असहत्व ये लक्षण बोलते हैं। तो इन इन दोनों कंडीशन में हम लोगों को साथ में मैद्य रसायन का उपयोग भी करना है। और मैद्य रसायन का उपयोग करते समय वही बात ध्यान रखना है जो पिछली स्लाइड में बताई थी, कि मैद्य रसायन यूं आप ब्राह्मी चूर्ण या ब्राह्मी टैबलेट खिलाएंगे तो भी शरीर उसका कुछ न कुछ फेट सॉल्युबल कंटेंट निकाल ही लेगा। घृत लेकिन के अगर रूप में हम लोग, करना है। हाँ, हम लोग घृत के रूप में सीधे कर लें तो वो ज्यादा अच्छा असर करेगा। फिर अ, ये कफज शिरशूल वाली जो समस्या है, इसमें हम लोग ये कॉम्बिनेशन तो दे ही सकते हैं, साथ में जो सीतोप्लादी वाला कॉम्बिनेशन है हमारा, लक्ष्मी विलास रस, सीतोप्लादी चूर्ण, विडंग चूर्ण,
कंटकारी चूर्ण, भारंगी चूर्ण, नागरमोथा चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, इस कॉम्बिनेशन को भी साथ में दे सकते हैं। और इससे शिरशूल में लगभग सभी टाइप का जितना भी शिरशूल है उन सभी में हम लोगों को पूर्ण रूप से मिलता है। पहले 15 दिन में लगभग 50 to 70% कंप्लेंट ठीक हो जाती है पेशेंट की, और लगभग 2 से ढाई महीने के ट्रीटमेंट में पूरी तरह से पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। माइग्रेन कंप्लेंट लेके जो आते हैं पेशेंट, उनको भी साथ में आप अभी मार्गदर्शन करने वाले हैं, नस से और ये चीजें हम लोग उसमें ऐड करते हैं और पूर्ण रूप से मिलता है। तो हम लोग चाहेंगे सर इसमें आप आगे का मार्गदर्शन करें, सिर दर्द की कंप्लेंट में पंचकर्म में क्या किया जाए। दिनेश जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से सिम्टम्स की बरसात हो रही है कि एक के बाद एक नया, और आप हाँ जी, धड़ाधड़ उस पे जिस तरीके से फार्मूले बता रहे हैं, ये एक सिंपल सा जज करने की बात है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपकी ओपीडी कितनी होगी। चलिए खैर, जी, आपका बहुत बहुत आभार, और अपन आगे पंचकर्म की तरफ बढ़ते हैं सिरशूल में। तो सिरशूल जी, में जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छा डायग्नोसिस बताया कि मध्य में है तो पित्त है और अम्ल पित्त के साथ है। हाँ जी, शायद आप मेरी बात से सहमत हो कि दवा के चाटन के बाद और उसके एब्जॉर्प्शन होने के बाद एक्शन आने में हमें शायद 15 मिनट लग सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर यहाँ पे आपने ये निडिल अगर गर्दन पे फंसा दी जुगुलर वेन में, तो ये मानिए ये निडिल निकलेगी और पेशेंट एकदम कहेगा कि सर अब दवाई की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है सर, ये तो चमत्कार हमने काफी बार आपके क्लिनिक में देखा है। बिल्कुल, ये सुश्रुत ने जो स्थिरोगत बताया है, रक्त मोक्षण, ये मतलब जो एक टीवी पे ऐड आता है कि गोली डाली एब्जॉर्ब और 10 सेकंड में सर दर्द गायब, तो ये 10 सेकंड से ज्यादा जल्दी रिजल्ट देने वाला बिल्कुल, पंचकर्म टेक्निक है जो ओपीडी लेवल पे की जा सकती है। और बहुत बिल्कुल, सिंपल है, जुगुलर वेन से डरने की बात नहीं है, बिल्कुल निसंकोच थोड़ा सा पहले अपना हाथ आजमाएं और फिर प्रैक्टिस में लाएं, बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल, चलिए, हर प्रकार के वैद्य अपने को देखने को मिलेंगे, अगर कोई निडिल जुगुलर वेन का मन नहीं बना पाता है, तो सूत्ररेखा का नस्य कर सकते हैं आप, कामदुधा का नस्य कर सकते हैं, या पित्त सिरसूल में अगर कुछ भी दवा नहीं है तो शक्कर और पानी घोलिए और एक मधुर रस वाला नस्य कर दीजिए, पेशेंट को उसमें भी आराम लगेगा। अरे वाह! अगर वातज का है तो जैसे कि सभी जानते हैं तेल घृत मधु का सिद्धांत, तो तेल क्षीरबला 101 से ज्यादा बेस्ट, बात के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। नस्य में क्षीरबला 101 आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम कफ की तरफ जाते हैं तो मैंने नस्य विधि पहले बताई है, जो कंजेशन में जो नस्य कर्म काम आता है वो कफश सिरसूल में भी काम आता है। बिल्कुल, और सिरसूल में अगर थोड़ा ऐड करना चाहें कि अगर अपने को स्थायी रूप से इसको कम करना है, क्योंकि सिर रक्त मोक्षण और इनके रिजल्ट कई बार ऐसा मिलता है कि कुछ समय बाद कुछ अपत्य होने पे फिर से आता है, तो हम इसको नस्य को यहाँ पे पेशेंट को अपनी क्लिनिक से एक दे सकते हैं। बिल्कुल, होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां रखने वाली जो 10 ml की बोतल आती है, उसमें आपको अपना नस्य द्रव्य डालना है और आपका एक अपना प्रोडक्ट तैयार है मनोवय स्रोतस को संतुष्ट करने के लिए। बिल्कुल, चलिए, ये यहाँ पे रहा पंचकर्म सिरसूल में। अनिद्रा बिल्कुल। देखते हैं बहुत जल्दी से, थोड़ा सा अनिद्रा के बारे में प्रकाश डालें। बिल्कुल, अनिद्रा बहुत हमारी भी नींद उड़ाती है। कई बार सर पेशेंट दवाई लेके जाता है, फिर रात को बोलता है सर नींद नहीं आई, 2 बजे फ़ोन लगा के बोल देता है। वो अनिद्रा से परेशान है, हम उसकी अनिद्रा से परेशान हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हम लोगों को उसका जो व्यवस्थापन है, वो बहुत अच्छे से करना है। अनिद्रा एक समस्या तो है ही, साथ में ये कई जगह पे जुड़ी हुई भी रहती है। जैसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर है क्या? उसको डिप्रेशन है क्या? उसको शुगर की प्रॉब्लम है क्या? तो वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करके उसको भी आपको उसका निदान भी आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से व्यवस्थापन करके, और जो अनिद्रा का लक्षण का जो सिम्पटम है उसके लिए स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास जटामांसी फांट एक बहुत अच्छी औषधि है, जिसका हम लोग क्लिनिक में यूज़ करते हैं और बहुत जल्दी इससे रिज़ल्ट आता है। फिर इसके अलावा तगर चूर्ण काफ़ी अच्छा उपयोग किया जाता है और काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। मैं अपने सभी मित्रों से बोलना चाहता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो रोज़ नींद की गोलियाँ लेते हैं, उनको हमको बचाना है उस नींद की गोली से और उस नींद की गोली के साइड इफ़ेक्ट से, और उससे आगे आने वाले उसको डिप्रेशन के सिम्पटम से। हमारी ज़िम्मेदारी है, हम वैद्य बने हैं, बिल्कुल, तो हम मैं लोगों को सभी बताएँ। श्रोता देव से कहना चाहूंगा कि हमें अफेक्टिव ट्रीटमेंट छोड़ के इफेक्टिव पे आना है। थोड़ा ध्यान दें बिल्कुल, दिनेश भाई की बातों का, तो आप बिल्कुल, बहुत लाभ पा सकते हैं। हाँ दिनेश जी। बिल्कुल। तो हमको उसको समझाना है कि आज के आज नींद आना ज़रूरी नहीं है। आप मेडिसिन्स लेंगे, आप ठीक होंगे, बिना दवाई के नींद आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप हमारा ट्रीटमेंट फ़ॉलो करें। तो ये जो दवाइयाँ हैं, आप मेद्य रसायनों का उपयोग करें घृत के फॉर्म में। इसके अलावा आप संज्ञेय यशपिष्टि बहुत अच्छा काम करता है इसमें, उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप अश्वगंधा का इसमें उपयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा घन का इसमें उपयोग कर सकते हैं। सर्वगंधा घन का उपयोग हम लोग
सकते हैं, बहुत आवश्यक होता है तो, बट कई बार पेशेंट को उसके साथ में आपको एंटासिड्स, आयुर्वेदिक एंटासिड्स भी देने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो घन है उसका पता नहीं उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं बनी हो तो कई बार वो गैस्ट्रिक इरिटेशन उत्पन्न कर देता है। तो सर्पगंधा का हम लोग कम यूज करते हैं। बाकी के जो मैद्य रसायन है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैद्य रसायन अपना काम कर रहे हैं, उसके साथ में आज के आज इस पेशेंट को नींद आ जाए, उसके लिए भी सर आप पंचकर्म में क्या ऐड करेंगे, ये आप मार्गदर्शन करें। अनिद्रा में वैसे पंचकर्म घर में करने के जैसा अगर अपन कहें तो इतना कुछ ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन जब क्योंकि अपन जुड़े हुए हैं और पंचकर्म का विषय है तो चूक तो नहीं हो सकती। अनिद्रा में हम व्यक्ति को पिचु धारण करवा सकते हैं ब्रह्मरांध्र पे, इसकी प्रैक्टिस करवाएं, पेशेंट को नींद आना अच्छी हो जाएगी। शिरोधारा ओपीडी लेवल पे करना संभव नहीं है क्योंकि हमने ओपीडी पंचकर्म विषय चुना है, तो शिरोधारा की तरफ मैं नहीं जाऊंगा और द्रव्यों की तरफ। पिचु धारण हम करवा सकते हैं। और इसमें एक गुरुजन थे जिनका मेरे को याद आ रहा है उनकी टिप्स, वो कहते थे जिसको नींद नहीं आ रही है गौरव, उसको तुमने दवाई तो दे दी, लेकिन साथ में अगर एक तुम छोटी सी क्रिया करवा दो तो बिल्कुल 10 मिनट में नींद लग सकती है। तो अरे मैंने काफी ज्यादा अनुभव भी करा है इसका, हम्म, आपको भी काफी बार अपनी चर्चा हुई है इस विषय पे, तो वो टिप यहाँ बिल्कुल पे देना चाहेंगे। अनिद्रा में जो भी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, हमें उसको बोलना है कि आपके सामने आपको अपने इष्ट भगवान की फोटो लगाना है, फिर चाहे वो कोई भी देवी हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, और आपको अपनी श्वास की गति पे ध्यान केंद्रित करना है। सोते समय अपने को रुग्ण को बस ये बोलना है कि आपको ग्रेट अपनी श्वास अंदर कैसे जा रही है ये महसूस करिए और बाहर कैसे आ रही है ये महसूस करिए। मतलब ये सेल्फ शवासन करवाने वाली विधि है। ग्रेट जनरली शवासन करवाते समय एक योगा ट्रेनर की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सेल्फ इस टाइप का वर्क करवा सकते हैं अपन पेशेंट से। बिल्कुल और यहाँ पे मैं फिर से एक बार थोड़ा सा आपका त्रिशूल की तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ये दूसरी जो पिक थी वो शायद हम ले नहीं पाए। हम्म पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये दोनों त्रिशूल हैं, ये सामान्य त्रिशूल नहीं है, एक माइग्रेन का पेशेंट और एक जो दूसरा है वो ट्राइजेमाइनल न्यूरालजी है, बिल्कुल मिस कर जो दिया हमने। आप देख पा रहे हैं कि कब लगी है और शायद जलो का भी लगी दिख रही है। ये बिल्कुल पेशेंट भोपाल में टॉप न्यूरो फिजिशियन से ट्रीटमेंट ले चुके थे, इनको आराम नहीं लगा था, और जब ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया की बात आई तो जैसा मैंने कहा कि जब सिद्धांत पता रहते हैं तो जो एक वो वाला गाना है भजन देवी जी का, अगर आप लोगों की तरफ भी चलता है कि खेल पंडा खेल तो है आ गई भवानी वाला, बिल्कुल तो वो बिल्कुल जब ऐसी कुछ ट्रिक्स क्रैक होती हैं तो वो मेरी सब स्मरण में आ जाता है कि आप खेल सकते हैं आयुर्वेद से। कि ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया का पता था कि नाक पे, आंख पे और कान पे वेग ज्यादा आता है और गाल पे, ये जो हाथ लगा रहा हूं मैं इस तरीके से, तो इसको बिल्कुल कर्ण पूरण करा, कपिंग करी और जलौका लगाई और नस से करी, चारों चीजें बिल्कुल इंस्टेंट करी। और इसको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में जहां तक मेरे स्मरण में आ रहा है 10 से 15 मिनट में आराम हो गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, माफी चाहूंगा विषय को वहां नहीं ले पाया और अभी याद आया। दिनेश भाई आगे बढ़ते हैं, घबराहट पे बताएं थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। बिल्कुल घबराहट, इसमें भी घबराहट को भी सर कई चीजों से हम लोग कोरिलेट करके देख सकते हैं, या कई बातें उसके विषय में सोची जा सकती है। जैसे ज्यादातर मामलों में पित्त के कारण घबराहट आती है, कुछ मामलों में शोक डिप्रेशन की वजह से भी घबराहट आती है, कुछ अप्रिय घटना बार बार सोचने की वजह से भी घबराहट आती है, और हृदय रोग से संबंधित घबराहट भी होती है। इसमें से जो पित्तज घबराहट वाले पेशेंट है वो हमारे पास सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, और इसके लिए महाराष्ट्र में काफी बहुत फेमस एक योग चलता है, लगभग 1 ग्राम की वो टैबलेट होती है, और स्वर्ण युक्त सूर्यशेखर मात्रा बोलते हैं उसको। और इसको हम लोग अपनी क्लिनिक में ही उसको पेशेंट को जरा सी मात्रा में उसको घीस के और उसको चटा सकते हैं। त्वरित रूप से घबराहट का जो सिम्टम है उसमें काफी अच्छा आराम आता है। इसके अतिरिक्त जो आयुर्वेद में हम लोग अम्ल पित्त नाशन के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो सारे योग इसके अंदर काफी अच्छा फायदा करते हैं। जैसे अविपतिकर चूर्ण है, या मुक्ता पिष्टी है, या मुक्ता शुक्ति पिष्टी है, इन सभी दवाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। यष्टि मधु चूर्ण का आप यूज कर सकते हैं, वो काफी अच्छा है। अम्ल पित्त मिश्रण इसके अंदर काफी अच्छा काम करता है। फिर अनंत मूल चूर्ण भी काफी ज्यादा अच्छा फायदा करता है। इसी पित्त शामा औषधियां इसमें देंगे, जवाहर मोहरा रस का चाटन और स्वर्ण सूत शिखर रस का चाटन, ये दोनों इसमें त्वरित रिजल्ट देने लायक औषधियां हैं। आप क्लिनिक में ये चटा दें, पेशेंट सिम्टम लेस होकर घर जाएगा, साथ में आप फिर जो शामक औषधियां हैं वो भी साथ में चलाते रहें। तो इस टाइप से हम लोग घबराहट को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। पंचकर्म में अगर इसमें देखें दिनेश भाई तो घबराहट में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि
चिकित्सा चतुष्पाद में आचार्य चरक ने जब वैद्य को श्रेष्ठ बता ही दिया है, तो एक वैद्य की जैसा शंखनाद करते समय पर्सनालिटी की बात करी, आपके कॉन्फिडेंस की बात रहती है कि आप घबराहट को कैसे हैंडल करते हैं। जनरली जो एक्सीडेंटल और कुछ शौक वाले की घबराहट होती है, वो आयुर्वेदिक वैद्य के पास कभी नहीं आती है। जो हमारे रूटीन पेशेंट्स है, वही अपनी घबराहट लेके आते हैं, चाहे श्वास का मरीज हो या हृदय का हो या अम्ल पित्त का हो। तो अगर बिल्कुल पित्त शूल से संबंधित घबराहट है, तो फिर से दोनों चीजें बता चुके हैं, रक्त मोक्षण विधि और जलों का और कपिंग वगैरह। अगर श्वास से संबंधित घबराहट है, तो श्वास कुठार का नस से प्रयोग कर सकते हैं। और यदि किसी और कारण से है, तो आप वहां पे खड़े हैं, वैद्य श्रेष्ठ है, वैद्य का कॉन्फिडेंस बोलता है घबराहट में, बिल्कुल आप आश्वासित करिए। अगर आपको सभी चीजें वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल मिल रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस घबराहट ठीक कर सकता है। दिनेश जी, आशीष जी से निवेदन करते हैं अगली स्लाइड के लिए, अगर आप सहमत हो तो। दिनेश जी, दिनेश जी। हाँ जी सर, अब आवाज सुन पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, होता है, काफी लंबा सेशन है, जी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कई बार मिस होती है। हमने नेक्स्ट नहीं, स्लाइड वो लेके आए हैं, ये आशीष जी ने नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आए हैं। तो इसमें जी हमने थायराइड, ओबेसिटी और ये शायद एक बच्चा कुछ हाइट वाइट नाप रहा है, ऐसा कुछ है आपने जो डाला है, तो थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल सर, इसमें थायराइड में जो है वो दो टाइप के थायराइड होते हैं, सभी लोग हम जानते हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। इसमें मैं बड़ी ईमानदारी से बोलना चाहूंगा कि हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट मेरे पास जनरली ना के बराबर हैं, और क्योंकि काम मैंने इससे ज्यादा नहीं किया है, इसलिए मुझे इसमें उपचार भी कोई बहुत अच्छे नहीं मिले हैं। बट हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट मेरे पास काफी अच्छे हैं, बहुत मात्रा में है, और पूरे आयुर्वेदिक गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि सभी को पुण्य मिलता है। और इसमें जो सोचने का तरीका है, जैसे आचार्य चरक ने सभी बीमारियों के नाम नहीं लिखे, और उन्होंने लिखा भी है कि सभी बीमारियों का नाम देना जरूरी भी नहीं है, आप सूत्र समझें और उसके हिसाब से। तो बिल्कुल, मैं आपसे थायराइड क्षमा को चाहूंगा, मैं मैं आपको दिनेश जी, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, बीच में टोक रहा हूँ। आचार्य चरक ने नाम जरूर नहीं लिखे, लेकिन ये जो हार्मोनल इशू अपन डिस्कस कर रहे हैं, अष्ट निंदित में ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जो आचार्य चरक ने छोड़ दिया हो। बिल्कुल सारी चीजें कवर की हैं, तो बिल्कुल नाम के ऊपर चाहिए। मैं जो है इस थायराइड को मंदाग्नि के रूप में देखता हूँ, और उसके अध्याय में भी मिला है, और उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, काफी अच्छा ऑप्शन मिलता है। इसके लिए पंचकर्म का शोधन करना वो वाले हैं, वो करने के बाद ये पेशेंट को बता दिया जाता है कि जीवन को लिखना है, लिखना है। दिनेश ये जी, सिर्फ वो आपकी आवाज थोड़ी पेशेंट सी को जो डिस्टर्ब हो रही है, सिर्फ लोग मेरे को हो रही है क्या? मैं चेक करता हूँ। हाँ, अभी आई, अभी नहीं आई। दिनेश जी अभी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अभी आ पा रही है सर? हाँ, अभी आ अभी रही है, ठीक है। धन्यवाद सुमित भाई। हाँ जी। तो मैं पेशेंट को जनरली दो ऑप्शन दे देता हूँ कि आपको जीवन भर गोली खानी है कि 3 साल में ठीक होकर गोली बंद कर देना है। और जनरली सारे पेशेंट 3 साल में गोली बंद करके ठीक हो जाने का ही ऑप्शन चूज करते हैं। तो उसमें नियमित ऋतुओं के अनुसार शोधन करना वो तो चलता ही है। साथ में जो योग यूज किया जाता है ज्यादातर, वो जलकुंभी की भस्म बना के उसको कैप्सूल फॉर्म में भर के और उसका उपयोग करते हैं। इसके साथ में जो कॉमन कॉम्बिनेशन है जो लोग सभी यूज करते हैं, गंडमाला कंडन रस 2-2 गोली सुबह शाम, कांचनार गूगल 2-2 गोली सुबह शाम, कांचनार कषाय 20 ml सुबह 20 ml शाम को, कुनकुना पानी, पुनर्नवादी मंडूर 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, और आरोग्यवर्धनी वटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। इस मात्रा में उपयोग किया जाता है, और इससे काफी अच्छा उपचार मिलता है। बीच बीच में हमको शोधन करना रहता है, फिर सिम्टोमेटिकली उसका ट्रीटमेंट चेंज भी करना पड़ता है। थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का मैनेजमेंट है, पर पेशेंट को जीवन भर गोली खाने के हवाले करने से अच्छा है। तो इस तरीके से थायराइड को काफी अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। इसके साथ में अगली स्लाइड हम लोग देखें, तो इसमें मोटापे वाला पेशेंट है, और जैसे कि इसके ऊपर दिखाई दे रहा है कि काफी जगह से और लगभग हर जगह से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर ये बंदे को असर नहीं पड़ता है। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, नई दुनिया में प्रकाशित हुआ था। उसका उसका शीर्षक ही ये था कि मोटापा एक रोग समूह। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि मोटापा जो है वो एक राजा है। जैसे राजा अकेला नहीं चलता है, उसके साथ बहुत सारे लोग तामझाम लिए चलते हैं, वैसे ही मोटापा अकेला नहीं आता है, उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, हृदय रोग भी आ जाता है, मधुमेह भी आ जाता है, श्वास रोग भी आ जाता है, और दुर्गंध भी आ जाता है, और बहुत सारी चीजें इसके साथ में चलती है। अकेला मोटापा अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इन सारी चीजों से बचा भी जा सकता है। जैसे जॉइंट के पेशेंट को हम लोग ये सजेशन देते हैं कि आप 5 किलो वजन कम कर लो, आपको जो असर है वो आधा उसी से आ जाएगा, बाकी दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। तो वजन कम करने के लिए
जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, उद्वर्तन चूर्ण और ये सब जो बस्तियां, लेखन बस्तियां, ये सब आप हमें बताने वाले हैं। बट जब तक पेशेंट उसकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करेगा, जब तक उसका आहार व्यवस्थित नहीं करेगा, जब तक वो अष्टविध आहार विशेषायतन के अनुसार भोजन नहीं करेगा, जब तक वो आहार लेने के नियम व्यवस्थित नहीं करेगा, जब तक वो आहार की मात्रा व्यवस्थित नहीं करेगा, जब तक वो उसका व्यायाम व्यवस्थित नहीं करेगा, तब तक उसको परमानेंट रिजल्ट आना मुश्किल है। बहुत आप तीक्ष्ण औषधियां दे दें उसको, बहुत लेखन औषधियां दे दें, तो फिर उसको दूसरी वात वृद्धि की आशंका होती है। इसलिए सामान्य सारी सावधानियां बताते हुए हम लोग सामान्य कॉम्बिनेशन उसमें यूज करते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी है, मेदोहर गूगल है, त्रिफला गूगल, लोगों मेदोहर गूगल इसके लिए ज्यादा फायदेमंद बताया जा सकता है, बट त्रिफला गूगल के मुझे इसमें ज्यादा अच्छे ऑप्शन मिले हैं। त्रिफला गूगल में कई पेशेंट को 4-4 गोली दिन में 4 बार खिला देता हूँ और पेशेंट में मुझे अच्छा ऑप्शन मिलता है। एक आपसे ही सजेशन लेके मैंने कई सारे पेशेंट में ट्राई किया है कि एक काल भोजन, ये काफी सारे पेशेंट में देखा है और इससे मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है। आप इसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे। तीसरा इसमें अगली पिक्चर में है, हाइट बढ़ाने के लिए बच्चा उत्सुक है, और इसमें भी हम लोगों को काफी अच्छा ऑप्शन मिलता है। अगर बच्चे की आयु कम है और 16 साल से उसने क्रॉस नहीं किया है, तो हमको हाइट बढ़ने में काफी अच्छा ऑप्शन मिलता है। इसके लिए चंद्रशूल के बीजों की खीर हम लोग सभी अपने पेशेंट्स को खिलाते हैं, अच्छा ऑप्शन आता है। इसमें भी आरोग्यवर्धनी वटी का बहुत अच्छा रोल है और रसायन का भी बहुत अच्छा रोल है। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा फायदा इसमें हार्मोनल करेक्शन के द्वारा और नस्यकर्म के द्वारा आता है, जिसके बारे में आप हमें बताएंगे। धन्यवाद दिनेश भाई, आपने बहुत अच्छा थायराइड पे बहुत अच्छा अपना मत रखा। आवाज आ रही है क्या? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अच्छे से मत रखा। हाइट में मैं सबसे पहले हाइट से शुरू करता हूँ। हाइट में बिल्कुल जैसे आपने कहा कि चंद्रसूर का खिलाना जरूरी है, लेकिन मात्रा कितनी है? और इस चंद्रसूर की खीर जो हम खिलवाते हैं, इसमें एक रसायन पुड़िया का प्रयोग करते हैं, लेकिन रसायन पुड़िया के बारे में आपको यहाँ नहीं बता सकते, बहुत ही विशिष्ट है ये। अगर आपको रसायन पुड़िया के बारे में जानना है तो दोनों वैद्यगण से आप संपर्क कर सकते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं, व्यक्तिगत रूप से। और दूसरा, मोटापे के लिए एक काल भोजन आपने बोल दिया है। अगर अपन नस्य की तरफ जाएं तो थायराइड और हाइट के लिए नस्य का बहुत उपयोग है। थायराइड बिल्कुल का नस्य देखेंगे तो कि बच्चा का बहुत अच्छा कार्य प्रभाव देखने को मिलता है थायराइड पे, क्योंकि बच्चा को संज्ञा स्थापक कहा है। और जब कोई बिल्कुल कोशिका अपना काम करना भूल जाए, अगर उसके जो न्यूक्लियस है अपन कहें तो वो वर्क नहीं कर पा रहा है कि हमारा क्या वर्क है, तो वहां पे बच का बहुत अच्छा काम आता है। बच को इस क्षेत्र में लगवा भी सकते हैं थायराइड के उसमें, और ग्रेट। बचादी का या पंच इंद्रिय वर्धन तेल का प्रयोग कर सकते हैं थायराइड में। हाइट में जी अगर हम जाते हैं तो पंच इंद्रिय वर्धन तेल के साथ आप अश्वगंधा आदि तेल को मिक्स करके यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और आपको बिल्कुल परिणाम मिलेंगे। शारदीय नवरात्र से हमारे पास क्लिनिक में हाइट वाले काफी सारे बच्चे आते हैं, क्योंकि चंद्रसूर का सेवन थोड़ा सा स्वभाव में गर्म है चंद्रसूर, तो विंटर में करवाना सबसे ज्यादा लाभदायक है रसायन पुड़िया के साथ। आशीष जी, इसके आगे मैं कहूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे आप। एक हाइट बढ़ाने के लिए अस्थि पाचक, अस्थि पोषक योग भी काफी अच्छे हैं, उनका भी अच्छे होता है। आशीष जी, नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड। दिनेश जी, ये तो शायद एक इंडिपेंडेंट विषय है, और जहां तक मेरे संज्ञान में आता है, कुछ दिन पहले एक प्रसिद्ध वैद्य से बात हुई जो उज्जैन से हैं, जी तो जी। उनका कहना था कि ये अस्थि रोगों में दिनेश भाई का लोकल में मतलब एकदम दर्द निवारक, मतलब बहुत ही अच्छा काम है अस्थि में। और मेरे को जहां तक लगता है आपकी 50% जो कमाई है वो जी ये जी। घुटने वाले बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे हो जाती है, बिल्कुल घुटनों सही के है दर्द सर। से। हालांकि अपन पूरा संधि रोग लेने वाले हैं, तो थोड़ा इस पे संशमन डालिए, और जी वेदना वाले पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि समय सीमा थोड़ी मर्यादित है, 8:20 हो गया है। बिल्कुल, समय हमारे पास कम है, हम लोग इसको जल्दी-जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। इस विषय के साथ थोड़ा-सा अन्याय समय की कमी के साथ की वजह से ज़रूर होगा, पर जितना ज़्यादातर कोशिश करेंगे। इसमें जैसे मैंने बताया शास्त्रोक्त विवेचन ज़्यादा नहीं करेंगे, पर फिर भी कुछ भी शास्त्रों से हटकर नहीं है। तो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं अस्थिवात, इसको आप ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में समझ सकते हैं कि अस्थि शोषिलता बढ़ जाने की वजह। तो ये बहुत सिंपल समस्या है और इसमें आपको अस्थि पोषक योग यूज करना है। कुक्कुटांड त्वक भस्म का इसमें बहुत अच्छा रोल है, मुक्ता पिष्टी का बहुत अच्छा रोल है, और अर्जुन चूर्ण का इसमें बहुत अच्छा योग आप योग कर सकते हैं बना के। अशोक चूर्ण बहुत अच्छा फायदा करता है इसके अंदर।
अश्वगंधा चूर्ण, इवन जितने भी आपके रसायन द्रव्य और वाजीकरण द्रव्य है, सभी अस्थि शोषल्यता का बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और इन सभी का उपयोग हमको करना चाहिए। दुग्धाहार किसी भी औषधि के अनुपान के रूप में इसमें लेने में काफी अच्छा फायदा करता है। इसके अलावा घृत का उपयोग समय समय पर हम लोग कर सकते हैं, मर्यादित रूप से, कि 7 दिन तक घृत सेवन किया, 7 दिन के बाद में उसको गैप देके फिर 7 दिन बाद घृत का सेवन किया, ये अस्थि शौचल्य में काफी अच्छा काम करता है। और साथ में व्यायाम, ये भी अल्प मात्रा में, व्यायाम की भी कुछ मर्यादाएं होती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी के सीजन में अल्प शक्ति अर्धशक्ति व्यायाम करने के लिए बताया है, वो जरूर शामिल किए जाना चाहिए। फिर जहां तक संधिवात की बात आती है, संधिवात आमवात हम लोग साथ में अगर देखें तो दो तरह की स्थिति बनती है, एक आम साम स्थिति आम के सहित, और एक निराम स्थिति बिना आम के। जब आपके पास पहली बार पेशेंट आया है और वो जकड़न और सूजन की कंप्लेंट लेके आया है दर्द के साथ में, तो आप समझिए कि उसमें आम है, आम के बहुत सारे लक्षण हैं, बट सामान्य रूप से हम लोग ऐसे समझे कि जकड़न पेशेंट बता रहा है, इट मींस वहां पर आम उपस्थित है और आपको पहले आम पाचक औषधियां देना है, भले ही वो आम बात की समस्या नहीं है, सिंपल घुटनों के दर्द की समस्या है, बट आपको पहले वहां पे आम पाचक औषधियों का ही उपयोग करना है। जैसे गूगल कल्पों की बात करें आप, तो सिंहनाथ गूगल इसके लिए काफी अच्छा है, योगराज गूगल इसके लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा अजमोदादी चूर्ण, वैश्वानर चूर्ण, रासना सप्तक कषाई के अनुपान के साथ में इन चूर्णों का उपयोग, दर्द निवारक के रूप में हम लोग यहाँ पे गोदंती भस्म का उपयोग करते हैं, साथ में कुकुटांतक भस्म का उपयोग करते हैं। और नवजीवन रस का दर्द निवारक के लिए भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अग्नितुंडी वटी का काफी अच्छा उपयोग किया जाता है। अगर सज्वर अवस्था है, ये विशेष ध्यान देने लायक बात है कि सज्वर अवस्था है तो आप वात गजेंद्र सिंह रस का उपयोग करें 250 mg बीडी के डोज में। और बिना ज्वर वाली अवस्था है तो आप इसमें वात गजांकुश रस का उपयोग करें 2 बीडी, मतलब 250 mg सुबह शाम की डोज में। कई से लोग रस औषधियां यूज करने में थोड़ा संकुचाते हैं, पर अगर आपने अच्छी दवाई अच्छी जगह से ली है तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है। जैसे मेरी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, डॉक्टर आदित्य जी जो रस औषधियां है उनका उपयोग काफी मात्रा में करता हूँ, क्योंकि वो हमारे सामने बनी हुई रहती है। तो फ्रीली रस औषधियां काफी बड़े, मतलब 1-1 साल तक भी रस औषधियां खिलाई, कभी किसी पेशेंट में कोई कंप्लेंट नहीं, रिपोर्ट्स वगैरह भी सेल्फ संतुष्टि के लिए की है, वहां पर भी कोई समस्या नहीं है ये। तो आप निश्चिंत होके इसका उपयोग करें। फिर विशेष रूप दिनेश से जी, आम अवस्था जी। दिनेश जी, मैं थोड़ा सा एडवाइस करना चाहूंगा, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे गूगल के साथ ट्रीटमेंट वाली हाँ तो जी। बढ़िया कवर अप हो जाएगा। आशीष जी, नेक्स्ट जी जी स्लाइड कर दें प्लीज। आशीष जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। थैंक यू। हाँ दिनेश। बिल्कुल। ये जो हमारे गूगल कल्प हैं सिम्टोमेटिक, हम ऐसा मानते हैं कि गूगल जो है वो हमारे पास में दर्द निवारक का बहुत अच्छा अस्त्र है। और जैसे कि आपके सामने, इसको हम लोग अभी डिटेल में तो नहीं लेने के लिए जाएंगे कि चल संधि या चल, क्योंकि समय की मर्यादा हो चुकी है और हमारे पास कम से कम अभी मैं समझता हूँ शायद 6 या 7 स्लाइड्स और हैं। तो इसको शॉर्ट में इसी तरीके से देखेंगे कि साम अवस्था है तो आप योगराज गूगल, सिंहनाथ गूगल का उपयोग करें, अजमोदादी चूर्ण, वैश्वानर चूर्ण के कॉम्बिनेशन में, गोदंती उसमें कॉमन रहेगा, अग्नितुंडी वटी दर्द निवारक के रूप में करेंगे। महारासनादी काढ़ा, रासना सप्तक काढ़ा, इसका उपयोग अगर आम की अवस्था है तो। जब वो जकड़न और दर्द और सूजन और ये स्थिति कम हो जाती है तब आपको अस्थि पोषक के लिए वहां पर बलारिष्ट का उपयोग करना है। संधिवात की अगर बात करें तो बलारिष्ट का उपयोग, अश्वगंधारिष्ट का उपयोग, महायोगराज गूगल का उपयोग, और अस्थि पोषक योग का उपयोग, और कुकुटांटक भस्म, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पंचामृत रस, ये सब सारी मेडिसिन जो है वो काफी अच्छा उपशय देती है। और अगर आमवाद की स्पेशली बात करें तो जो मेरा अनुभव है कि जो 1 साल के अंदर अंदर पेशेंट हमारे पास में आया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो बिना स्टेरॉइड लिए हमारे पास में आया, मीन्स वो स्टेरॉइड डिपेंडेंट नहीं हुआ है, तो आप उसको पूरी गारंटी से बोल दीजिए कि आपका आमवाद ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास में लगभग 99.9% उपशय आमवाद में बिना स्टेरॉइड के केस वाले हैं। जिनको स्टेरॉइड लेने की आदत पड़ गई है या लंबे समय से है या अस्थि वक्रता जैसा सिम्टम आ चुका है, उनको आप बिल्कुल भी गारंटी ना दें, उसमें बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है। बट हाँ, ये है कि हम उसका स्टेरॉइड छुड़ा सकते हैं, बट उसके एवज में आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन का कंटिन्यू करना रहेगा।
उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये रहेगा कि स्टेरॉइड का इम्यूनिटी कम सप्रेस करने वाला जो साइड इफेक्ट है उससे वो बच जाएगा। दूसरा, स्टेरॉइड का शुगर बढ़ाने वाला साइड इफेक्ट से वो बच जाएगा। तीसरा, उसको जो दूसरी दवाइयां स्टेरॉइड की वजह से काम नहीं करती है वो उसका बच जाएगा। और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो काफी सत्व को बढ़ा देती है। तो जो एक पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि एक लेडी है दवाई हाथ में लेके सोच रही खाऊं नहीं खाऊं, वैसी स्थिति आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में बहुत ना के बराबर आती है। तो इस टाइप से हम लोग आम वात को कवर कर सकते हैं, संधिवात को कवर कर सकते हैं। और वात रक्त के लिए हम लोग अगली स्लाइड का वेट करेंगे। अगली स्लाइड लीजिए आशीष जी। दिनेश जी, बात रखने के पहले थोड़ा सा पंचकर्मा हाँ, के प्रकार डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि आपको पेशेंट को सिम्टम कम करके घर भेजना है। तो इसमें अब आपका मार्गदर्शन चाहिएगा सर, कैसे इसमें अग्निकर्म, रक्त मोक्षण, लाभ, ये बिल्कुल सब बिल्कुल। का उपयोग करें। हालांकि यहाँ पे हम डायग्नोसिस में नहीं गए नहीं, तो इसका बहुत इजी डायग्नोसिस है, संधिवात, आमवात और वात रक्त का जी बनाना कि उसका पेक्युलर क्या है। अगर आप सबसे पहले निदान कर पाएंगे तो बेहतर चिकित्सा दे पाएंगे, लेकिन फिर से समय की बात है। पहली स्लाइड देखें तो वहां पे अलाबू का रूप में आजकल जो कप्स चल रहे हैं इनका बहुत प्रचलन है काउंटर एक्ट करने के लिए पेन को, चाहे किसी भी साइड में पेन हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लक्षण ठीक से नहीं पता है तो कई बार ये कप के कारण आप दर्द पेशेंट को बढ़ा के दे सकते हैं। अगर आपको रेडनेस, सोत और तोदवत पेन मिल रहा है, जो पित्तज और वातज है थोड़ा सा, तो आपको अलाबू बहुत बढ़िया वर्क करेगा। लेकिन अगर धातु छह का अगर पेन है और आपने अलाबू लगा दिया तो आप ये मानिए कि आप पेशेंट को तकलीफ में डाल देंगे। हालांकि जो स्लाइड में आप देख रहे हैं वो कंधे पे लगे हुए हैं अलाबू, और ये वाला हमने सिम्टम नहीं लिया, ये अब्बाहुक का केस है। और अब्बाहुक बिल्कुल में अग्निकर्म और अलाबू सिम्टम्स वात कफज या वात पित्तज जैसे मिल रहे हैं फ्रोजन शोल्डर में, आप अग्निकर्म और अलाबू की तरफ जा सकते हैं। और ये फिर से मैं कहूंगा कि मैजिक रिजल्ट देने वाले हैं, पेशेंट्स की क्रिया खत्म होगी और वो एटलीस्ट 50 to 60% इम्प्रूवमेंट अपने में पाएगा। ग्रेट। अगर दूसरा देखें तो जैसा कि संधिवात का वात पूर्ण धृति स्पर्श से सोथा संधि गते अनिले वाला जो अपन एक सूत्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, तो ये टिपिकल पिक्चर है संधिवात के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस। बिल्कुल तो वात पूर्ण धृति स्पर्श है, तो ये एक वेदन कर्म सुश्रुत आचार्य सुश्रुत बता गए हैं, लेकिन आजकल इसको मॉडिफाई रूप के ये 26 नंबर निडल के द्वारा किया गया। जी आपको सबसे पहले पेशेंट को लिटाना है, कॉन्फिडेंस में लेना है। ये प्रिकिंग बिल्कुल भी पेनलेस रहती है। मतलब जब मैं पेशेंट को टेबल पे लेता हूँ तो मैं कहता हूँ, दादी चींटी कभी काटी है आपको जीवन में? तो कहती है बिल्कुल काटी है। तो चींटी के काटने से भी कम दर्द होगा? तो कहती हैं ग्रेट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, घुटने का दर्द ठीक करिए, बाकी सब दर्द सह लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, ज्यादा दर्द तो देंगे नहीं। तो बिल्कुल चींटी काटने से कम दर्द देके ये क्रिया की जा सकती है, वेदन कर। इसको करने का तरीका थोड़ा जी सा वास्ट है, उतना चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन वेदन कर्म ओपीडी लेवल पे बहुत इजीली करा सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल आपको स्प्रिट का वॉश देना है टू द एरिया और पेन एलिसिट, और आपके ये कुशलता पे करता है कि आप कितनी निडल्स यूज कर रहे हैं और कैसे पेन कम कर सकते हैं। तो वेदन कर्म की पिक है। आशीष जी, मैं चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अगर पंचकर्मा, दिनेश जी पंचकर्मा को थोड़ा वाइंड अप कर देते हैं तो फिर आपका वात रक्त रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बट फिर भी इसमें एक चीज आप बताए, वात इसको क्या समझे बात बराबर शॉर्ट इसमें में। जो आप एक स्टार में देख रहे हैं, तो ये मेरा स्नेह जो शब्द है इससे मेरे को बड़ा लगाव है। और मेरे अनुसार जी अगर मैं स्नेह को अगर परिभाषित करूं तो आधे से ज्यादा आयुर्वेद उसी में समझ आए। अगर हम बिल्कुल निदान की तरफ जाएं या चिकित्सा की तरफ जाएं, बात में हम देखते हैं जी स्नेह का मतलब सिर्फ जो अपन स्नेह पान या तेल का प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं है। स्नेह का एक शब्द का बहुत बृहत अर्थ है। जो बिल्कुल आपसी प्यार और जो बॉन्डिंग है उसकी कमी से भी ओल्ड एज जितनी भी डिफिकल्टीज है एक आज बहुत बड़ा कारण है। अगर न्यूक्लियर फैमिली या कुछ और किसी टेंशन के कारण अगर स्नेह की कमी है वृद्ध अवस्था में, तो वात वर्धक, स्ट्रेस बढ़ेगा, एसिडिटी होगी, कई सारे मेटाबॉलिक डिसीज को जन्म देगी। वहीं पे बिल्कुल अगर खाने में स्नेह की कमी आएगी, रुक्षता बढ़ेगी, कोष्ठबद्धता से लेके जॉइंट्स के पेन तक की तकलीफ आपको देखने मिलेगी। तो मैंने इस पे बिल्कुल एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, आशीर्वाद रूपी स्नेह चिकित्सा।
बिल्कुल हालांकि समय सीमा कम है, नहीं तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते थे। तो यहाँ वात में स्नेह चिकित्सा श्रेष्ठ है। बस्ती बिल्कुल की बात करें तो तिक्तचीर बस्ती के बारे में हमारे वैद्य संदीप जी ने बहुत अच्छे से विस्तार रूप से बताया था। वो तिक्तचीर बस्ती के लिए आपको ओपीडी में कुछ नहीं करना है। आजकल रेडीमेड तिक्त द्रव्य आता है जो आपको दूध में मिक्स करना है और पेशेंट को बस्ती लेने का विधान कर देना है। इसमें बिल्कुल फिर सिम्टम के हिसाब से मज्जा तेल, सहस्रादि तेल, अश्वगंधादि तेल का प्रयोग होता है तिक्तचीर बस्ती में, लेकिन ये पूरा डिटेल में जाना संभव नहीं है। इसके लिए अगर बिल्कुल आपका आज्ञा होगी तो भविष्य में हम फिर से ये संगोष्ठी या क्या कह रहे हैं जुगलबंदी करने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल इन और सब के अलावा आपका एक लेप भी है सर, काफी फेमस हो चुका है, शुंठी, जायफल और वचा। इसको भी जी, साम संधिवात में आप लगाएंगे कुनकुने पानी से तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। अगली स्लाइड लेंगे। लेप एक मिनट रोकना चाहूंगा। जी लेप की तरफ अगर आप जाते हैं तो अगर आम बात का लेप है तो जरूरी नहीं है कोई लेप द्रव्य है। अगर आप अपनी शंखवटी को लेप गोली के जैसे अगर दे सकते हैं तो शंखवटी जी गौमूत्र में लेप करवाते हैं आम बात में तो वर्क करेगी। सोंठ का लेप करवा सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में अंडे की जर्दी का लेप होता है। अंडे की जर्दी का लेप थोड़ा सा टिपिकल रहता है। और उसके अलावा जो हमारे पास कई बार लिगामेंट डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स आते हैं उनमें ये लेप चिकित्सा बहुत कारगर है। जनरली जो लिगामेंट है एंटीरियर क्रूशिएट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंटल डिसऑर्डर है वो काफी समय लेते हैं। जितने भी वैद्यगण यहाँ जुड़े हुए हैं शायद इस चिकित्सक प्रश्न से समझ वाकिफ होंगे कि लिगामेंटल डिसऑर्डर समय लेते हैं। जी उसमें हम लोग यहाँ पे जानू पे लेप जो करते हैं उसमें चूने और हल्दी का प्रयोग करते हैं। जी हल्दी, आमा हल्दी, निर्गुंडी ऐसे कुछ द्रव्य उसमें समावेश करते हैं और फिर उसको जैसे आचार्य सुश्रुत ने विधान बताया है, कफज के लिए 5 दिन, पित्त के लिए 3 दिन, वातज के लिए 2 दिन, उस तरीके से उस सिद्धांत पे मोटा लेप जैसे कि मॉडर्न हॉस्पिटल्स में प्लास्टर चढ़ाया जाता है, हम हमारी क्लिनिक में इस लेप को प्लास्टर नुमा चढ़ाते हैं। जी जी बहुत काफी बार बढ़िया सर। मैंने वीडियो डाउनलोड करे हैं एफबी पे लाइव। अगर आप चाहते हैं देखना तो जा सकते हैं सर्च करके। बिल्कुल बिल्कुल फिर यहाँ पे एक छोटा सा शब्द कदर आया है। समय की अग्नि सीमा कम है। ये कदर संधिगत रोग नहीं है। ये आज सुबह सुमित भाई से हुआ, सभी लोगों का जितने भी प्रभा से जुड़े हैं सबका एक्सपर्टाइज वाला ये फील्ड है। कदर में अगर परमानेंट कोई रिलीफ है, सबसे सस्ता रिलीफ है और मनो वैद्य को सबसे लाभान्वित करने वाला अगर कोई रोग है अभी वर्तमान समय में तो कदर। अगर आप अपने को ख्यातिनुमा बनाना चाहते हैं तो 2 मिनट में ये कदर रोग ठीक होता है। अग्निकर्मा, माफी चाहूंगा थोड़ा सा पिक लेट से मिली। वैद्य सुमित से आग्रह किया था पिक के लिए लेकिन थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया उस पिक को यहाँ पे ऐड करने का। नहीं तो हम यहाँ पे पिक भी ऐड करते और वीडियो भी डाल सकते थे। लेकिन हाँ, कदर में अग्निकर्म, क्योंकि अग्निकर्म की बात हो रही थी तो कदर को लिया। आगे बढ़ते हैं। आशीष जी नेक्स्ट स्लाइड के लिए बिल्कुल जाएं। नेक्स्ट स्लाइड ली जाएगी। ये बहुत बहुत कीमती स्लाइड है और इसमें जैसे संभाषा परिषद के बारे में आचार्य बोलते हैं कि जो गुरु से गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं वो भी इसमें सीखने को सुनने को मिल जाती है। वैद्य सौमेंद्र मिश्रा सर के साथ में लगभग 9 महीने और पर डे लगभग 3 से 4 घंटे मैंने रह के सीखा। वहीं पर ये गूढ़ रहस्य वाली चीजें मुझे समझ में आई कि वात रक्त इज नॉट इक्वल टू ओनली गाउट। वात रक्त को हम लोग गाउट से कंपेयर करते हैं वो सही है, बट केवल गाउट से कंपेयर करेंगे तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो। वात रक्त इसमें एक साइड में हम लोगों ने वात रक्त की सूक्ष्म संप्राप्ति लिखी हुई है। अगर बड़ी स्क्रीन में ये दिख सकता होता तो आप इसको पढ़ पाते, बट ये वात रक्त चिकित्सा अध्याय का है, चरक चिकित्सा स्थान। और उसमें इसकी सूक्ष्म संप्राप्ति जब आप पढ़ने बैठेंगे पहली चीज ये क्लियर हो जाए कि संधि सिर्फ हड्डी से हड्डी मिलने को संधि नहीं बोलते हैं। आपकी जहां मांसपेशी से मांसपेशी मिल रही है, मांसपेशी से हड्डी मिल रही है, आपकी वेन से वेन मिल रही है या वेन से आर्टरी मिल रही है, आर्टरी से आर्टरी मिल रही है, वो सारी संधियों के रूप में परिभाषित की है आचार्यों ने, इसलिए संधियों की संख्या असंख्य बताई गई है। तो जैसे ही आप इसमें इस परिभाषा के रूप में संधि को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एवास्कुलर नेक्रोसिस से लेके आपका हृदय रोग जो है, कोलोनरी आर्टरी डिसीज जो है, वो सभी वात रक्त चिकित्सा के अंतर्गत लिख के बताया है आचार्य ने। जैसे बीमारियां तो बहुत सारी है और चिकित्सा स्थान में सिर्फ 30 अध्याय है तो कैसे चलेगा। तो वो जो रहस्य वो ऐसे ही जैसे पहले ही हम लोगों ने बता दिया कि जितना डूबेंगे उतना ज्यादा पाएंगे। तो वात रक्त अध्याय के अंदर हम लोग
हृदय रोग का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके अंदर जो लिखा हुआ है उससे, अरे और बहुत जल्दी जल्दी होना यार, जरा 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है भाई। हेलो। हेलो। हाँ हाँ दिनेश जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो इसमें हृदय रोग के बारे में बात कर रहे थे। हृदय शूल का जो कंप्लेंट लेके पेशेंट कई बार आ जाते हैं, हालांकि ये ऐसे सुपर स्पेशलिटी लेवल की जब तक आपके पास व्यवस्था नहीं, तब तक इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अपने जीवन में इसके कुछ केसेस किए हुए हैं, और कुछ कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि जब इस टाइप की कंप्लेंट आएगी कि कफ की वजह से वात का मार्ग अवरोध हो जाएगा और तीव्र शूल उत्पन्न होगा, तो वहां पर आपको अश्वत्थ क्वाथ का उपयोग करना है। मेरा प्रश्न था वैद्य सौमेंद्र मिश्रा सर से कि सर, जहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अपनी विभूतियां बताई है, वहां पे अश्वत्थ को बोल दिया, उन्होंने बोला वृक्षाणाम अश्वत्थः, कि सभी वृक्षों में अश्वत्थ का जो वृक्ष है वो मैं हूँ। तो अश्वत्थ में ऐसी क्या विशेषता है कि भगवान ने बोला कि अश्वत्थ मैं हूँ? तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो बेटा, ये अश्वत्थ जो है ये इतना कीमती वृक्ष है, और इसके बारे में इस टाइप से लिखा हुआ है। तो अश्वत्थ त्वक का जो क्वाथ है, शील पाक है, वो हृदय रोग का या कोरोनरी आर्टरी डिसीज का या ब्लॉकेजेस का बहुत अच्छा इलाज है। मैं अपने पेशेंट्स को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, और एवीएन में और हृदय रोगों में मुझे बहुत अच्छा परिणाम इसमें मिलता है। तो इसमें कलेक्शन के लिए देखें तो जो पीपल के ऊपर की छाल है, व्हाइट वाली या काली वाली, उसको हटा के अंदर की जो लाल वाली छाल है उसको लेना है, सुखाना है, यौकुट चूर्ण करना है, और उसका 1 चम्मच चूर्ण, 1 कप दूध, 3 कप पानी मिक्स करना है, उबालना है, 1 कप बचाना है, छान के पिला देना है। इस टाइप का ये शॉर्ट में बता रहे हैं। एक और हृदय शूल की अवस्था जब आएगी, तब उसमें आप अश्वत्थ के पत्ते का जो अग्र भाग है, आगे आगे का जो तीखा भाग होता है पीपल के पत्ते का, उसको आप काट लीजिए, उसको आप कूट लीजिए, उसका स्वरस निकालिए, उसमें लगभग 250 mg की मात्रा में हीरा बोल मिलाइए, और 1 चम्मच शहद मिला के उसको पेशेंट को चटा दीजिए। जिसको तीव्र हृदय शूल है उसको उसी समय देने से ये सॉर्बिट्रेट जितना अच्छा काम करता है, और मैंने पेशेंट्स में देके देखा है और असर आता है। तो इसको और ज्यादा डिटेल में ना देखते हुए सर, हम अगली स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि स्लाइड पूरी हो चुकी है। आशीष जी नेक्स्ट आशीष जी स्लाइड नेक्स्ट लेंगे। स्लाइड। बहुत बढ़िया दिनेश भाई, लेकिन आपने अपना बहुत अच्छा मंतव्य रखा। सुपरफिशियल के अलावा जो ये जो आपने अपना एक नया प्रकाश डाला है इस इशू पे, मैं बताना चाहूंगा कि एवीएन के कम से कम 3 केसेस जो लगभग 3 वर्ष से स्वस्थ हैं, उनका थोड़ा और जो पोस्ट एनालिसिस होता है कि भाई कितना समय उसके बाद ये केस प्रेजेंटेशन के लिए आप जो विचार कर रहे हैं वो बहुत उत्तम है, क्योंकि एवीएन को लगभग नॉन ट्रीटेबल जैसा कंसीडर किया जाता है। और दूसरा जो बिल्कुल आपका संधि रोगों पे जो आपने पेटेंट करा लिया है ऑलरेडी वेदना शामक, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। ये डॉक्टर आदित्य भट्ट साहब का है, आयुर्वेद हेल्थ केयर फार्मेसी का कैप्सूल। बिल्कुल डॉक्टर आदित्य को भी आभार, यहाँ से हार्दिक शुभकामनाएं उनके इस पेटेंट के लिए। अप्रोप्रिएट कैप्सूल के नाम से वो मार्केट में जल्दी आने वाला है। बिल्कुल। ये दिनेश जी जो अगली अगली स्लाइड आई है एनोरेक्टल इश्यूज, हालांकि यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी एंकर हैं उन्होंने अभी प्रकाश डाला था कि एनोरेक्टल इश्यूज नेक्स्ट वीकेंड में हम ऑलरेडी लेने वाले हैं, लेकिन जब हम जी जीपी की बात करते हैं तो जीपी में अगर आप एक पर्दा डाल लें, जी अगर अपने एग्जामिनेशन टेबल के साथ में एक अगर जो पर्दा हम जनरली यूज करते ही हैं प्राइवेसी के लिए, अगर कई लोगों के पास नहीं है तो सिर्फ आपको पर्दा अपडेट करना है और फिर वन मैजिक बिल्कुल फिंगर आपका चालू हो जाता है। जनरली बिल्कुल जीपी के कॉन्सेप्ट से ही बात करेंगे, अर्श ठीक कर रहे हैं या फिस्टुला, ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे। जो जी जी एनोरेक्टल इश्यूज में सबसे ज्यादा व्याधि देखने को मिलती है वो है परिकर्तिका। बिल्कुल और परिकर्तिका में अगर आप सर्जिकल भी देखेंगे तो लॉर्ड्स डायलेशन के बारे में चर्चा की गई है, जो एक पूरा सर्जिकल प्रोसीजर होता है और काफी हैवी पेमेंट करना पड़ती है रुग्ण को। बिल्कुल तो यहाँ ओपीडी लेवल पे क्लिनिक पे जो हम लोग इसके लिए करते हैं, वन फिंगर मैजिक ऐसा कहा बिल्कुल जाता है आयुर्वेद के चिकित्सकों के बीच की, चिकित्सा वाले 3 उंगली से जादू दिखाते हैं और जो आचार्य सुश्रुत के प्रेमी है क्षार सूत्र वाले, उनकी 1 उंगली से ही उतना काम हो जाता है। बिल्कुल तो यहाँ पे 1 उंगली का जो कमाल है वो ये है कि पेशेंट को आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिया, और हालांकि ज़ाइलोकेन का यूज कर सकते हैं निरापद रूप से, और नहीं तो आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने बिल्कुल एरिया को ओलिएट करा और मिडिल फिंगर से थोड़ा सा डायलेशन आप इजिली कर सकते हो। मैं जनरली फॉर ए मिनट डायलेट करता हूँ पहले परिकर्तिका के पेशेंट को, और उसके पोस्ट में जात्यादि तेल या यष्टु मधु तेल की मात्रा बस्ती दी जाती है फॉर 3 to 4 डेज, या कई बार सिंगल में भी काम हो जाता है। और इसके पोस्ट में मेडिसिन के बारे में आप बताएंगे।
बाकी ये जो वन फिंगर मैजिक है ये बहुत कमाल का है, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है और निरापद रूप से किया जा सकता है। बिल्कुल दिनेश सर, जी, बहुत बहुत अच्छा बताया सर आपने, और इस आपके मार्गदर्शन में हम लोग भी इसका उपयोग करते हैं, और वाकई ये बहुत कमाल की दवाई है। जनरली हम लोग इसमें रोपण तेल या जात्यादि तेल 30 ml मात्रा बस्ती के रूप में देते हैं, और पेशेंट को सेकेंड डे जब उसको मोशन पास होता है तब उसको पेन फ्री होता है और उसको जादू के जैसा ही लगता है ये। तो वाकई चमत्कारिक है ये। और इसके साथ में ये वापस से रिपीट ना हो, उसके लिए हम लोग फिर अश्कुठारस और कंकाइनीवटी इनका कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, और इसके साथ में अनुलोमन के लिए हरित की टैबलेट उसको साथ में दी जाती है। आम पाचन के लिए अभ्यारिष्ट साथ में उपयोग किया जाता है 220 ml सुबह शाम की मात्रा में, और लोकल एप्लीकेशन के लिए जात्यादि तेल या जात्यादि घृत का उपयोग किया जाता है। साथ में मात्रा बस्ती आगे वो उसको स्ट्रक्चर ओवर डेवलप ना हो उसके लिए कंटिन्यू किया जाता है। तो इस टाइप से इसमें 100% उपशम मिलते हैं, किसी को भी बाहर दूसरे किसी चिकित्सक के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, और ऐसे पेशेंट से जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसमें भी काफी मदद मिलती है, और नाम भी बहुत होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात कही दिनेश भाई, आपका धन्यवाद कि आपने समसमन पर प्रकाश डाला। हालांकि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो जीपी वाले वैद्य हैं और जो हम जनरल कंप्लेंट्स लेना चाह रहे थे तो हम जीआईटी कवर करते, लेकिन जब एक्सपर्टाइज जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, हमारे भाई सुमित भाई जबलपुर से हैं, जो उन्होंने बिल्कुल जब अपना एक्सपर्ट व्यू कल रख दिया था, तो फिर बिल्कुल जीआईटी लेने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जिनसे बिल्कुल हम ज्ञान ले रहे हैं तो फिर मर्यादाहीनता रहती। तो जो लोगों ने जनरल कंप्लेंट से रिलेटेड अगर कुछ और जानना चाहते हैं, जीआईटी से संबंधित अम्लपित्त मुखपाक, तो वो फेसबुक पे कल का सेशन जाके देख सकते हैं। और बिल्कुल इसी के साथ मैं आशीष जी से कहूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड ले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। सुमित जी ने जिस हिसाब से जीआईटी पर प्रकाश डाला है उसके बाद कुछ उसमें बच नहीं जाता है, उसको हम लोग इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती, मैं समझता हूँ सर इस पर आपसे ज्यादा अच्छा मार्गदर्शन और कुछ नहीं हो सकता। आप कृपया इसको डिटेल में बताएं। बिल्कुल दिनेश जी, ये एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है और अभी सीजन भी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, यूरिन बर्निंग, पॉलीयूरिया और कैलकुलाई वगैरह का। तो हालांकि समशमन में तो कैलकुलाई का आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये समझता हूँ मैं, तो आप समशमन पर प्रकाश डालेंगे। बाकी अगर पंचकर्म की बात करें तो अगर कैलकुलाई 8 mm to 10 mm है, या कई बार देखने में आता है कि उससे ज्यादा, इवन 15 to 16 mm की कैलकुलाई भी मात्रा बस्ती में अगर वो यूरेथ्रल पोजीशन पर है, तो कई बार हम देखते हैं कि वो एविक्वेट हो जाती है मात्रा बस्ती के। अगर आप का कभी सौभाग्य होता है और आप अवार्ड सर के क्लिनिक जाते हैं, तो कैलकुलाई के पेशेंट के लिए वो पहले पथरियां रख देते हैं कि भाई ये पेशेंट है, और वैसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है उनकी क्लिनिक में कि 8 to 10 mm की कैलकुलाई इजिली मात्रा बस्ती देने से इवैक्यूएट होती है। बाकी जो पेन होता है कैलकुलाई संबंधित, रेनल कोलिक जो अपन कहते हैं, उसमें मात्रा बस्ती सहस्रादि तेल की और महानारायण तेल की बहुत अच्छा कार्य करती है। बिल्कुल और अगर उत्तर बस्ती पे करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का उत्तर बस्ती का कार्य क्षेत्र नहीं है, ये अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक है, जिसके ऊपर पूरा इनफर्टिलिटी का टॉपिक ही आधारित है, जो बिल्कुल मेरी विशेषता है। मैं हालांकि इनफर्टिलिटी में डील करता हूँ, लेकिन आज के विषय को देखते हुए हम जनरल पेशेंट्स को देख रहे हैं। उत्तर बस्ती जी इनफर्टिलिटी में बहुत वास्ट एरिया कवर करती है। बाकी अगर बिल्कुल यूरिनरी ट्रैक्ट से देखें तो जो स्ट्रक्चरल यूरेथ्रा वाले पेशेंट हैं, ये कभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। इनके लिए मल्टीपल डायलेशन, मतलब जो रॉयड है उसका साइज बढ़ाते जाते हैं और डायलेशन होता जाता है। और मैं कहूंगा कि कई बिल्कुल बार ऐसी नौबत आती है कि पोलिस कैथेटर पेशेंट डाल के ही रखता है परमानेंट। ऐसी कंडीशन में अगर उत्तर बस्ती को हम लेते हैं, तो मेरे संज्ञान में काफी सारी चीजें हैं जहाँ पे पोस्ट डायलेशन या पोस्ट डायलेशन थेरेपी जो स्ट्रक्चर में की जाती है, उसमें हम लोग फोलिस कैथेटर से ही ऑयल इंसर्ट कर देते हैं। और अगर ऑयल जाता है तो जो उसकी कार्य प्रणाली रहती है, जब मूत्र का संग्रहण होता है बस्ती में, तो जैसे हम देखते हैं कि पानी के ऊपर तेल फ्लोट कर जाता है, बिल्कुल वैसे ही सिद्धांत से जब ब्लेडर फुल होता है तो तेल फ्लोट हो जाता है। जो भी आप तेल डालेंगे, जनरली इसमें सहचरादि तेल का बहुत प्रयोग है। सहचरादि तेल को, सहचर को ग्रंथिग्न कहा है आचार्यों ने, और जब स्ट्रक्चर है तो वहां पे कुछ गांठ तो बनी रही है। तो सहचर और अश्वगंधा, क्योंकि अश्वगंधा टोन, मसल टोन को बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज करता है,
तो सहचर और अश्वगंधादि तेल की उत्तर बस्ती स्ट्रक्चर में दी जाती है। जब आप देंगे तो वो फ्लोट कर जाएगी और वो 1-1 ml 2-2 ml करके इवैक्यूएट होगी। मतलब वहाँ पे वो 2 से 3 दिन तक भी कई बार रिटेन करती है। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि सर पेशाब के बाद थोड़ा-सा तेल अभी भी आ रहा है या दिख रहा है। तो वो बहुत अच्छा साइन रहता है, जितना रिटेन करेगी उतने अच्छे रिजल्ट्स देगी। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में अगर कोई मास्टर स्ट्रोक है तो वो आयुर्वेद के पास है और बिल्कुल निरापद उत्तर बस्ती। बिल्कुल, हाँ, बहुत सही मार्गदर्शन सर और वाक़ई इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और बार-बार होने वाले जो डायलिटेशन है उसको हम लोग काफ़ी कम कर सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल दिनेश जी, अब मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे थोड़ा फटाफट बर्निंग मिक्सचुरेशन, पॉलीयूरिया और अ, कैलकुलाई ये तीनों विषयों पे थोड़ा-सा अपना मार्गदर्शन करें समशमन का। बिल्कुल, बिल्कुल सर। थोड़ा जल्दी-जल्दी लेंगे इसको। नहीं, अश्मरी की चिकित्सा में थोड़ा अश्मरी धैर्यपूर्वक लें क्योंकि ये अभी सीज़न है ग्रीष्म ऋतु का, तो जो भी वैद्यगण सुन हाँ, रहे हैं कम से कम वो लाभान्वित हो पाएँ, तो अपना जो आप योग बता रहे हैं वो थोड़ा-सा धैर्यपूर्वक बताएँ। बिल्कुल। अश्मरी की चिकित्सा में हम लोगों को विशेष रूप से ये देखना है कि इसमें भी एक कॉम्बिनेशन है श्वेत परपटी और यवक्षार और शंख भस्म। इसको आप सम प्रमाण में लेके और लगभग 750 एमजी की मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार लीजिए। पेशेंट को बार-बार पानी पीने के लिए बताइए और गोखरू काढ़े के अनुपान के साथ में अगर इसको दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर पथरी के साथ में तीव्र शूल की अवस्था है तो त्रिविक्रम रस का उपयोग करना है। ये अश्मरी के शूल के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और 250 एमजी बीडी की मात्रा में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अश्मरी हर रस का उपयोग काफ़ी अच्छा है। पाषाण भेद अगर असली वाला मिल जाता है तो उसका सबसे अच्छा उपयोग है बट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एरिया में पाषाण भेद लगता है उसी को औषधि बनाने वाली कंपनियां ले लेती है वो उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं है पाषाण भेद अगर ओरिजिनल लिया जाएगा तो वो जो हिमाच्छादित क्षेत्र का पाषाण भेद है वो बहुत अच्छा काम करता है तो उसका चूर्ण या उसका स्वरस या उसका क्वाथ तीनों में से कोई सी भी कल्पना उसकी लेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करता है इसके अलावा कुछ पेटेंट योग भी उसके लिए काफी अच्छा यूजफुल है और लिए जा सकते हैं पानी बार बार पिया जाए और मूत्र का वेग जो है उसको बिल्कुल भी ना रोका जाए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अलावा बहुमूत्र वाली जो कंडीशन है उसमें चंद्रप्रावट का उपयोग काफी अच्छा किया जा सकता है उसको बार बार लेना चाहिए और इसके अलावा उसका कारण देखना चाहिए कि बहुमूत्रता क्यों हो रही है उसको कहीं मधुमेह वगैरह तो नहीं है या इस टाइप की कोई दूसरी व्याधि तो नहीं है वो देख के फिर चंद्रप्रावटी का तो निरापद उपयोग किया ही जा सकता है बाकी निदान करके और उसका सही ट्रीटमेंट करना चाहिए स्ट्रक्चर वाली जो कंडीशन है उसमें और किसी भी पेशेंट को अगर मेल पेशेंट को उत्तर बस्ती दी है तो उसमें कम से कम कुछ समय के लिए चंद्रप्रवटी और गोक्षरादि गूगल चालू कर ही देना चाहिए ये पोस्ट आपका जो क्रिया की है आपने उसके इन्फेक्शन को भी बचाता है साथ में मूत्र व संस्थान के लिए बहुत अच्छे रसायन भी है और स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने में भी बहुत अच्छा काम करते हैं तो इसका भी उपयोग करना चाहिए बर्निंग मिक्सचुरेशन बेहद सरल तरीके से और सिंपल क्लिनिक में बैठे बैठे पेशेंट को आराम दिया जा सकता है और उसके लिए बहुत लंबे चौड़े योग की जरूरत भी नहीं रहती अकेला श्वेत परपटी अगर अच्छी मात्रा में खिला के खूब सारा पानी पेशेंट को पिला दिया जाए तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप पेशेंट को 500 mg की डोज में श्वेत परपटी खिला दें और कोशिश करें कि उसको पीस के और कैप्सुलेटेड करके दें क्योंकि जिस टाइप से श्वेत परपटी बनाई जाती है फैलाकर अगर वैसे ही चिप्स के रूप में दिए तो उसको छील देती है गले को या फिर आपने उसको पाउडर बना के खाया है तो वो मुंह का टेस्ट जो पूरा बिगाड़ देती है और उसमें भी दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो कैप्सुलेटेड फॉर्म में उसको दिया जाए और खूब सारा पानी पिलाया जाए और अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उसको हम लोग शक्कर वाला जो पानी है वो मीठा पानी बना बना के देते हैं और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे बाद उसको बहुत अच्छी मूत्र प्रवृत्ति होती है बिना जलन के तो इस टाइप से इसका श्वेत परपट्टी का उपयोग बहुत अच्छे से इस ग्रीष्म ऋतु में किया जा सकता है तो इस टाइप से शॉर्ट में हम लोग मूत्र व संस्थान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया दिनेश भाई, मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा क्योंकि ये अभी प्रधान लक्षण देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अपपीड़क घृत का प्रयोग ज़रूर करवाएँ, जितनी भी पीड़क कंप्लेंट्स हैं बिल्कुल उसमें। धारणिया धारणिया बिल्कुल वेग में आप इसमें थोड़ा-सा विस्तार से इसको समझ सकते हैं। साथ बिल्कुल में जो मक्का रहता है, भुट्टा, कॉर्न, हाँ जी उसकी जो बाल रहती है, उसकी भस्म बहुत अच्छा वर्क करती है इस पे, तो उस ग्रेट पे भी विचार किया जा सकता है। और इन्हीं सब बातों के साथ आशीष जी से फिर आग्रह है कि एक बार नेक्स्ट स्लाइड फिर से करें।
ये ऑटोफेजी का जो प्रिंसिपल है, आप देखेंगे कि हम गहरे पानी में पेट नहीं करने की वजह से वो ऊपर-ऊपर आयुर्वेद में खेलते रहते हैं और उसकी जो गहराइयाँ हैं उसको निकाल-निकाल के जो आज के ज़माने के महर्षि है ज़्यादातर फॉरेनर्स, वो उसके सिद्धांतों को पकड़ के और नोबेल प्राइज़ जैसी अवस्था तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये ऑटोफेजी का प्रिंसिपल जो है वो हमारे लंघन चिकित्सा से लिया हुआ है। ये मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ स्लाइड के माध्यम से। जैसे अगर आज सुबह-सुबह उठे हम और घर पे महिलाओं को बोल दें कि भैया आज खाना नहीं बनाना है, खाना बाहर से आएगा, तो महिलाएँ फ्री होके बैठ जाएगी, टीवी चालू कर लेगी। दोपहर में फिर बोले कि भैया दोपहर का खाना भी नहीं बनाना है, खाना बाहर से आ जाएगा, तो महिलाओं को बिना काम के चैन नहीं पड़ता है, उनको कुछ न कुछ काम करने को चाहिए। तो जैसे अगर खाना बनाने का आप मना कर देंगे तो वो घर की सफाई करने में लग जाएगी और आप देखेंगे कि जब तक दोपहर का खाना पैक होके होटल से आएगा तब तक घर बिल्कुल क्लीन हो चुका होगा। तो सेम वैसे ही हमारा जो लंघन का सिद्धांत है वो भी ऐसे ही काम करता है। हम लोग नया खाना खाते रहते हैं, हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वो उसको पचाने में लग जाया करती है। जब हम लोग लंघन करना शुरू करते हैं, लंघन का मतलब पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल खाना खाना छोड़ दें ऐसा नहीं है। लंघने लघु भोजनम ऐसा है। लंघने अभोजनम ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अल्प मात्रा में भोजन या जैसी आपके शरीर की अवस्था है, जैसे आपका बल है उसके हिसाब से आप कम भोजन या बिना भोजन या जैसे भी आप उसको लंघन को करें, तो हमारे शरीर की जो आम की अवस्था है वो फिर हमारे सातों धातुओं में पाचन की क्रिया चलती है, पंच महाभूतों में पाचन की क्रिया चलती है, उसका सारा जो मल होता है वो नियमित रूप से निकलता रहता है, बट कुछ न कुछ मल की मात्रा शरीर में जमा हो जाती है, उसका भी पाचन उस लंघन चिकित्सा से हो जाता है। और यही ऑटोफेजी का सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित करके बताया और उस पर उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो इसमें हम लोग अगर गौरव सर कुछ ऐड करना चाहें तो, अदरवाइज हम लोग आगे की स्लाइड ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने दिनेश जी। ये जो आयुर्वेद के हमारे नए लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको जानना जरूरी है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में कि हम अपनी साइंस को अपनाएं और उसको प्रूव करके दिखाएं वर्ल्ड। बिल्कुल, ऑटोफेजी जैसा सिद्धांत जिसको कैंसर में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, ये बिल्कुल, आयुर्वेद में 5000 वर्ष पूर्व बता दिया, जैसा कि आपने बताया। ये बहुत बिल्कुल, उपयोगी चीज बताई। और मैं एक बार यहाँ पे पहले बताना चाहूंगा कि इसके पहले वाली स्लाइड पे हमारा जो विषय था आज का वो हमने बिल्कुल, संपन्न कर चुके हैं। बिल्कुल, इसके अलावा भी कुछ कंप्लेंट्स हैं जीपी में जो हमारी छूट गई हैं, लेकिन ऐसे विषयों को हमारे वेबिनार वैद्य मित्रम के द्वारा कवर किया गया है। जैसे त्वचा रोग में हमारे वैद्य श्री नीरज व्यास सर ने पहले अपना मार्गदर्शन दिया है। बिल्कुल, जीआईटी में अपना मार्गदर्शन वैद्य सुमित दे चुके हैं। बिल्कुल, लंबार प्रॉब्लम्स में वैद्य संदीप राणे अपना मार्गदर्शन दे चुके हैं। अगर आप ये सब चीजों को जानना चाह रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें और जो आपसे छूट गया है वहां पे आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल। आकृति से मैं फिर से आग्रह करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड पर जाए। दिनेश जी, आपने जो बताया जो ऑटोफेजी वाली घटना हुई है, घटना ही कहेंगे क्योंकि वो सिद्धांत तो हमने प्रतिपादित हमारे आचार्य चरक कर गए हैं, लेकिन अब वो घटित हुआ बिल्कुल, है बिल्कुल, तो वो घटना कहेंगे। और बिल्कुल। हम लोगों का दुर्भाग्य भी कहेंगे कि वो घटना मतलब हम लोग घटित नहीं कर पाए। हमारे यहाँ नहीं घटित हुई। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बाकी हमने यहाँ पे ये जो दूसरी स्लाइड है, पहले मैं पहली स्लाइड के बारे में बता दूं। वो जो ऑटोफेजी का सिद्धांत हमने बताया उस पे नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी के अंतर्गत 2017 में आया है। बिल्कुल, और अगेन 2018 का नोबेल प्राइज, ये जो आपको सामने 3 लोग दिख रहे हैं, जी, सर रोम्बिस, सर वॉल और सर, ये मेरे दिमाग से एक थर्ड निकल गए हैं अभी। तो ये जो बिल्कुल, तीनों स्कॉलर्स हैं, ये अमेरिकन स्कॉलर्स हैं। इन्होंने साइकेड्रियन क्लॉक दिया है। जो क्लॉक दी है वर्गीस साहब, सॉरी ये आवाज आ रही है, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही है। हेलो। जी बताएं सर। तो ये जो 3 स्कॉलर थे, ये अमेरिकन स्कॉलर हैं। इनको 2018 में नोबेल प्राइज मिला है। और जो वात पित्त कफ की हम लोग क्लॉक पढ़ते हैं, लगभग कुछ वैसी ही क्लॉक इन्होंने सामने रखी है, जिसको हेल्थ के लिए मेन माना जा रहा है। अगर इस क्लॉक को फॉलो करते हैं तो हम काफी सारे रोगों से बचाव कर सकते हैं। तो ये फिर से एक और घटना घटी है। और बिल्कुल, थोड़ा सा और मैं आगे अगर जाना चाहूँ तो 2019 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो सुश्रुत के सिद्धांत को मिला है। स्लाइड नहीं बिल्कुल, बनाई है हमने, लेकिन मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि 2019 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो सुश्रुत के अस्मरी की चिकित्सा के सिद्धांत को मिला है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अस्मरी के पेशेंट को अगर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी पे पहाड़ की यात्रा कराई जाए तो अस्मरी का निर्हरण संभव है। बिल्कुल, इस घटना को भी प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी ने
प्रतिपादित करके नोबेल प्राइज लिया है, तो एक अमेरिकन स्कॉलर है, नाम मैं यहाँ पे ध्यान में नहीं ला पा रहा हूँ। आप अगर गूगल में टाइप करेंगे रोलर कोस्टर राइड नोबेल प्राइज, तो वो आपको आ जाएगा। रोलर कोस्टर राइड मतलब जो आजकल आधुनिक झूले चले हैं जिनमें बहुत झटका लगता है और वेगवान रहते हैं, उसपे उन्होंने वो एक अपना प्रैक्टिकल करा और उसमें उन्होंने पाया कि रेनल कर्पलाई का इवैक्यूएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जी, बहुत जी। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हालाँकि बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसी बातों के साथ अपने को ये अपना विषय संपन्न करने की तरफ है अपन। इसमें एक सकारात्मक चीज़ ये है सर कि एक उम्मीद की किरण है कि ये तो 2-3 सिद्धांत उन लोगों ने लिए हैं, हमारे पास तो पूरी संहिताएँ भरी हुई है। हमारे बिल्कुल, पास नोबेल प्राइज़ हमारा इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ़ हमें उसको जाके लेने की देरी है। बिल्कुल। अ, एक मेरे आज आचार्य श्रेष्ठ थे जो पूना से बिलॉन्ग करते थे, गुरु रहे हैं, अवार्ड सर रहे हैं, तो ये सभी जितने भी गुरुजन हैं, इनका हमेशा से कहना था कि गौरव, आयुर्वेद की हर लाइन में एक करियर है। बिल्कुल। तो बस यही लाइनों से मैं अपना आप सभी से बहुत ही माफ़ी भी चाहूँगा कि सेशन काफ़ी लंबा हुआ और आप सभी लोगों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमें समय दिया और इतने धैर्यपूर्वक सुना। अगर कभी मौका मिलता है तो कुछ और विषय पे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। आज का विषय जिस प्रकार से था उस पे थोड़ा-सा हम लोग फटाफट जो कहते हैं कि एक्सप्रेस चली है, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। किसी भी प्रकार के अगर कुछ प्रश्न हैं, तो मैं और दिनेश कर्मा जी आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे सोमवार को। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी स्टे एट होम, हार्दिक आयुर्वेदिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर और मैं भी अंत में एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ जल्दी-जल्दी बोलने के लिए और कुछ स्लाइड्स छोड़ देने के लिए क्योंकि समय जितना दिया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मेरे जो गुरुजन जो स्वयं सक्षम है बट मुझ जैसे छोटे से बच्चे को मौका दिया उन्होंने बोलने के लिए, उनका बहुत हृदय से आभार और जो भी मुझसे आज बोलने में त्रुटि हुई है, वो सब मेरी है और जो भी अच्छा मैं बोल पाया हूँ वो सभी मेरे गुरुजन का है। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, दिनेश की ये लाइन है मेरी तरफ से भी आप लें। धन्यवाद। डॉक्टर प्रतिभा हमारे आज के गेस्ट का आभार प्रकट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गौरव वर्मा एवं डॉक्टर दिनेश कर्मा, आपके आज के व्याख्यान ने हमारे वैद्य मित्रम के मंच को 4 चांद लगा दिए। आपके ज्ञान से भरपूर एवं उत्साह से भरपूर इस जुगलबंदी से मुझे पूरा विश्वास है कि श्रोतागणों को समय का पता ही नहीं चला होगा। लेकिन अगर आना है तो आज तो जाना ही होगा। आपकी बात में बहुत सुंदर बात जो मुझे लगी सबसे पहली, वो थी शंखनाद करने की। उसी से रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मार्ट होकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत कर आग में जल जा। आयुर्वेद माने तो वो आग का दरिया है जिसे तैर के जाना है, लेकिन तैर के उस पार आपको वो मिलेगा, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे गुरुजन और ये महान वैद्य आपके सामने है। इतना यश, इतनी कीर्ति, इतना सम्मान कड़ी मेहनत के बाद ही मिलता है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि वैद्य मित्रम जूनियर के रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। आप अपडेटेड रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। भगवान धन्वंतरी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे एवं इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर प्रतिभा पांडे आज वैद्य मित्रम श्रृंखला के 7वें दिन के कार्यक्रम को यही समाप्त करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।